ओके मालिक सो गुड मॉर्निंग. होपफुली एवरीबडी इज डूइंग गुड एंड आशा करता हूँ कि आप तोड़ करेंगे मालिक. तो भारत माता की जय. व्हाट वी हैव डिस्कस यस्टरडे वाज चैप्टर 1 का बेसिक स्ट्रक्चर. ओके, बेसिक स्ट्रक्चर में मतलब हमने स्ट्रैटेजी क्या होती है वो डिस्कस किया, मैनेजमेंट क्या होता है वो डिस्कस किया. आफ्टर दैट स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट वी हैव डिस्कस टोटल 3 क्वेश्चंस. वन वाज व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, सेकंड वाज व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, एंड लास्ट इज व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट. आफ्टर दैट वी हैव स्टार्टेड विथ कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजिक इंटेंट. मैंने आपको ऑलरेडी कॉन्सेप्ट बता दिया है कि आप क्या कर सकते हो. आप जो बेसिक स्ट्रक्चर है, एक सेकेंड इधर से, आप बेसिक स्ट्रक्चर जो है ये चालू नहीं हुआ है इधर वी स्मार्ट पे. नहीं देख, ठीक है. ओके. Basically, what we need to understand, what we have understood with respect to your lecture of strategic management and other things. Okay, what you can do is one in basic structure can be like this, that once your content is done, you can use the revision lecture to revise again and again, or you can use the chart book as such to revise again and again. तो अगर वापस मेरे को रिवाइज करना है, मुझे वापस याद रखना है, तो रिविजन लेक्चर विल बी एन असिस्टिंग फॉर यू. ओके. So right now, basically, we are starting with your strategic intent. Strategic intent we have discussed yesterday. What is the meaning of intent? Intent. मेरा intent क्या है? तो मेरा intention क्या है? तो मेरा intention is nothing but vision, mission, goals and objectives. तो कल मैंने कॉन्सेप्ट समझाया था आपको, अगर आपको याद होगा, जब मैं इंटेंट बोलूंगा या विजन बोलूंगा या मिशन बोलूंगा, ओके, ये फिलोसफी है, ज्ञान ज्ञान झाड़ना है. ओके, मेरे को टॉप वर्ल्ड में नंबर 1 होना है, ये होना है, वो होना है. ओके, लेकिन अगर प्रिसाइजली बात करें तो प्रिसाइजली आपको सिर्फ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. ओके, तो जब प्रिसाइज टर्म की बात आती है वो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, बट विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स एंड वैल्यूज, ये चारों कॉन्सेप्ट इंटेंट का हिस्सा है. तो व्हेन वी डिस्कस अबाउट इंटेंट, तो आपको याद रखना है हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ इंटेंट आर देयर, 4. लेकिन एमसीक्यू में अगर आया प्रिसाइज क्या होगा, प्रिसाइज क्या होगा, तो आंसर विल बी गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स. ये आपको ध्यान रखना होगा. और मैं आपको अभी जब जाएंगे तो अभी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंटेंट के एलिमेंट्स दिख रहे हैं, जो आपका पेज नंबर 1.8 है. 1.8 में आपके जो 3 पार्ट है, गोल्स, विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, ये आपको रटने चाहिए. Sir, you need to ratify this. Okay, you don't have any other option because there is no concept of integration here. But okay, because once that is done, after that our discussion comes with the vision, फिर मिशन, फिर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, एंड लास्ट पॉइंट वैल्यूज. वैल्यूज के ऊपर डिस्कशन इधर ज़्यादा नहीं होगा, चैप्टर 5 में वैल्यूज के ऊपर डिस्कशन किया हुआ है. तो ये 4 चीज़ें अपने को ध्यान में रखनी होगी. तो टेक्निकली लेट्स स्टार्ट विद योर विजन. ओके, पहले बात करते हैं विजन की. बात करते हैं सर विजन क्या है. तो कीवर्ड्स को ध्यान रखिए, कीवर्ड्स दिमाग में रखिए विजन के कॉन्सेप्ट में. सबसे पहले ओके, विजन क्या होता है. विजन एक ब्लूप्रिंट होता है कंपनी का. क्या होता है बड़ी? ब्लूप्रिंट. कंपनी के फ्यूचर में किधर जाना है, तो फ्यूचर के कंपनी के फ्यूचर पोजीशन का ब्लूप्रिंट बनाना इज नथिंग बट ए विजन. पहला कॉन्सेप्ट. सेकंड, ओके, ऑर्गेनाइजेशन को कहाँ पहुंचना है, वेयर ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू लैंड इज नथिंग बट ए विजन. ओके, ऑर्गेनाइजेशन को क्या बनना है फ्यूचर में, उसका ग्लिम्स विजन में दिखता है, उसका ग्लिम्स विजन में दिखता है. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट, ओके, याद रखना, ये विजन को हर एक ऑर्गेनाइजेशन के सब सिस्टम ने फॉलो करना चाहिए. यानी अगर ऑर्गेनाइजेशन ने विजन रखा हुआ है तो उसके जो डिपार्टमेंट्स है, उसके जो सब डिपार्टमेंट्स है, एवरीबडी विल फॉलो द सेम विजन. अपना अपना विजन नहीं बनाएंगे, हर जन अपना अपना विजन नहीं बनाएंगे. ओके, तो विजन को सेम रखना पड़ेगा. ये डेफिनेशन वाइज याद रखिए, क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन विजन पे आया, विच इज ए नेक्स्ट डिस्कशन, अवर नेक्स्ट डिस्कशन, व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ विजन, स्ट्रैटेजिक विजन. एक क्वेश्चन है अपने को, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रैटेजिक विजन बताइए. अगर ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, आपको विजन का डेफिनेशन लिखना पड़ेगा और उसके बाद ही आप स्ट्रैटेजिक एलिमेंट्स ऑफ विजन लिख सकोगे. तो आपको कहीं ना कहीं ये तीनों को याद रखना पड़ेगा, रटना पड़ेगा. तो सबसे पहला पॉइंट विजन को याद रखना. सबसे पहले क्या वर्ड याद रखोगे? ब्लूप्रिंट. क्या याद रखोगे बड़ी? ब्लूप्रिंट ऑफ कंपनीज. कौन सा पोजीशन? करंट पोजीशन या फ्यूचर पोजीशन? फ्यूचर पोजीशन. याद रखना, करंट पोजीशन की बात करेंगे तो विजन होगा या मिशन होगा? मिशन. तो याद, ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना वेन एवर वी आर डिस्कसिंग, बिकॉज कल जब हम क्वेश्चन बैंक करेंगे, ओके, इन क्वेश्चन बैंक वी विल डिस्कस. एक क्वेश्चन आएगा, एक कंपनी और वो बोल रही है ओके, हमें विजन बना, विजन स्टेटमेंट ड्राफ्ट करिए, मिशन स्टेटमेंट ड्राफ्ट करिए. तो आप जब विजन में स्टेटमेंट ड्राफ्ट करने बोलूंगा और मिशन स्टेटमेंट ड्राफ्ट करने बोलूंगा, तो मेक इट श्योर व्हाट यू नीड टू राइट इट. हमें क्या बनना है विजन में लिखते वक्त, मतलब अपनी इंग्लिश वैसी होनी चाहिए. वी विल बी बिकम, वी विल बिकम, ओके, वी विल सर्व, वी विल सर्व, सर्व.
हम कौन से कस्टमर को सर्व करने वाले, कौन से टेक्नोलॉजी सर्व करने वाले, कौन सा मार्केट रहेगा, ये मिशन रहेगा। तो आपका कस्टमर कौन है, टेक्नोलॉजी कौन है, मार्केट कौन है, कॉम्पिटेंसी क्या है, कैपेबिलिटी क्या रहेगी, ये मिशन में होगा। हमें कहा क्या बनना है, विजन में रहेगा। आपको उधर से इंग्लिश उठानी पड़ेगी मालिक। ओके तो टेक्निकली तो पहला पॉइंट ब्लूप्रिंट, ये याद रखिए, ब्लूप्रिंट ये याद रखिए, ब्लूप्रिंट। सेकंड पॉइंट, इट डिस्क्राइब वेयर ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू लैंड, ऑर्गेनाइजेशन को कहां पर लैंड करना है, ऑर्गेनाइजेशन को कहां पर लैंड करना है। इट डिपिक्ट्स ओके द ऑर्गेनाइजेशंस एस्पिरेशन, यानी ये दर्शाता है ओके उनका ग्लिम्स व्हाट ऑर्गेनाइजेशन वुड बी लाइक टू बिकम इन फ्यूचर, यानी ऑर्गेनाइजेशन के एस्पिरेशन एंड ग्लिम्स ऑफ व्हाट ऑर्गेनाइजेशन वांट टू बिकम इन फ्यूचर। अगला वर्ड, एवरी सब सिस्टम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज रिक्वायर्ड टू फॉलो इट्स विजन। ये लाइन का मतलब क्या है, एवरी सब सिस्टम वांट्स टू फॉलो ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज रिक्वायर्ड टू फॉलो विजन। इसका मतलब जो भी डिपार्टमेंट होगी कंपनी के ओके दे विल फॉलो व्हाट विजन, किसके विजन, कंपनीज के विजन। यानी टाटा ग्रुप ने जो विजन रखा होगा टाटा मोटर्स उसको फॉलो करेगा, टाटा मोटर्स का जो विजन होगा उसके प्रोडक्शन टीम एचआर टीम एवरीबडी विल फॉलो दैट विजन। आई होप ये पॉइंट क्लियर है। तो विजन फॉलो कौन करेगा, ओके ये वाला पॉइंट। ओके अब मैं थोड़ा सा बिफोर गोइंग ऑन मिशन मैं थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, आप प्लीज सुन लीजिए। देखिए ओके अगर विजन मुझे बनाना है और मुझे एंश्योर करना है कि एवरीबडी शुड फॉलो द विजन, इसके लिए विजन ऐसा होना चाहिए कि जो बहुत बढ़िया हो। इसीलिए देयर इज टू कॉन्सेप्ट, वन कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड शेयर्ड विजन, ओके शेयर्ड विजन, एंड वन कॉन्सेप्ट विल बी विजन शेयर्ड। एक कॉन्सेप्ट है शेयर्ड विजन और एक है विजन शेयर्ड, ये दोनों कॉन्सेप्ट अलग है, प्लीज लिसन केयरफुली। When I say there is a vision shared, it means if I am a top management and you all are lower management, I am developing a vision and I am sharing with you and I am telling you follow this vision. Chup chap, I am not taking any input from you. This is called vision shared. Vision shared. Vision shared. शेयर्ड विजन, शेयर्ड विजन, आप अपना बताओगे कंटेंट, मैं बताऊंगा एंड बेसिस पे हम एक विजन स्टेटमेंट बनाएंगे, दैट इज कॉल्ड शेयर्ड विजन। अगर मैं इसको एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बोलूं, एक होता है टॉप डाउन अप्रोच और एक होता है बॉटम अप अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच इज नथिंग बट विजन शेयर्ड, एंड एक होता है बॉटम अप अप्रोच विच इज नथिंग बट शेयर्ड विजन। शेयर्ड विजन इसका मतलब ये नहीं होगा, प्लीज अंडरस्टैंड, डोंट गो विद रैशनल वर्डिंग, इट डजंट मीन, शेयर्ड विजन डजंट मीन लाइक दिस दैट आप विजन बताओगे और मैं उसको सुनूंगा, ऐसा नहीं होगा। मैं जब टारगेट बताऊंगा और आप बता पाओगे कि वो टारगेट फीजिबल है कि नहीं है, दिस इज कॉल्ड शेयर्ड विजन। एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ मुझे 1000 करोड़ का टर्नओवर चाहिए करंट ईयर में, आप मुझे बता रहे हो सर 1000 करोड़ का टर्नओवर कैसे होगा, अगर हम 24 घंटे भी काम करें तो 700 टर्नओवर तक ही पहुंच सकते हैं। ओके अच्छा 700 करोड़, ओके अब मैं बोला ठीक है अपनी जितनी कैपेसिटी है पूरी यूज करोगे आप लोग सब लोग हैं और एक्चुअली वी विल अचीविंग 700 करोड़। नाउ आई एम मेकिंग 700 करोड़ का, भाई मैं अपना लॉजिक बना रहा हूँ, दिस इज नथिंग बट ए शेयर्ड विजन। अब ये मैंने थोड़ा प्रिसाइज टर्म में बताया क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए, पर विजन बनाते वक्त भाई यार टॉप 3 होना है, वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी होनी है, तो इसके लिए ना लोगों का इनपुट चाहिए। आप अकेले टॉप नंबर 1 नहीं बनोगे, आपके एम्प्लॉइज आपको सपोर्ट करेंगे तो टॉप नंबर 1 पे जा पाओगे। इसीलिए देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ विजन शेयर्ड एंड विजन शेयर्ड विजन, विच इज बेटर ऑप्शन फॉर कंपनी सक्सेस। कंपनी सक्सेस के लिए कौन सा बेटर है, शेयर्ड विजन या विजन शेयर्ड? शेयर्ड विजन, विजन शेयर्ड रहा तो कंपनी ज्यादा लॉन्ग टर्म में जा नहीं पाएगी। ओके इसमें से मेरे को बताओ कौन सा बॉटम अप अप्रोच है, कौन सा टॉप डाउन अप्रोच है? बॉटम अप अप्रोच कौन सा होगा? ओके बॉटम अप अप्रोच इज नथिंग बट ओके शेयर्ड विजन, ये बॉटम अप अप्रोच है। और सर ये विजन शेयर्ड कौन सा है? टॉप डाउन अप्रोच। तो सर दोनों में से कौन सा बेटर है? दोनों में से कौन सा बेटर है? बॉटम अप। लेकिन अगर मैं बोलूंगा इसका मतलब टॉप डाउन है ही नहीं, यूज ही नहीं करना चाहिए, ऐसा है क्या लॉजिक? आंसर इज नो। टॉप डाउन भी यूज किया जा सकता है डिपेंडिंग ऑन कंपनी का इंटरेस्ट कैसा है, कंपनी के सर्कमस्टेंस कैसे, कंपनी के फैक्ट कैसे है। तो आपको देखना पड़ेगा कंपनी के सिचुएशन पे कौन सा सूट होता है, उसके हिसाब से विजन शेयर्ड या शेयर्ड विजन आप यूज करते हो। ओके आई होप ये पॉइंट क्लियर है बड़ी सबके लिए। तो पहला पॉइंट, कैन वी क्लोज ऑन विजन बड़ी? तो विजन को रटना पड़ेगा, विजन को रटते वक्त अपन क्या ध्यान रखेंगे, विजन के कुछ की पॉइंट्स जो मैंने आपको हाईलाइट करा दिए। सेकंड पॉइंट आता है मिशन। सर मिशन क्या होता है? मिशन को कीवर्ड से ध्यान रखना और मिशन को बहुत अच्छे से समझ लेना। मिशन मतलब अभी क्या कर रहे हैं, मिशन डेलिनिएट्स फर्म्स बिजनेस, फर्म्स बिजनेस डेलिनिएट करता है, फर्म्स बिजनेस डेलिनिएट करता है। ओके याद रखना मिशन के अंदर गोल्स होते हैं और गोल्स कैसे अचीव किए जाएंगे, ओके वो भी मिशन ही होता है। मैं वापस बोल रहा हूँ, वर्डिंग को ध्यान रखना, मिशन के अंदर गोल्स होता है, यानी अगर आपने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव सेट नहीं किए तो मिशन नहीं कर पाओगे। तो मेरे को बताओ पहले मिशन बनाऊं या पहले गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स बनाऊं? गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, फिर मिशन में डाल पाओगे आप इंटरमीडिएट ग्रुप 2 का या ग्रुप 1 का गोल, दोनों गोल एंड ऑब्जेक्टिव जब तक सेट नहीं करोगे तब तक अभी पढ़ाई क्या कर रहे हो, ये लॉजिक थोड़ा ना बैठेगा। तो आपको मेरे को बताइए, तो मिशन के अंदर गोल होता है या गोल के अंदर मिशन होता है? गोल के अंदर मिशन या मिशन के अंदर गोल? मिशन के अंदर गोल्स होते हैं।
मिशन के अंदर वो गोल्स को कैसे हासिल करना है ये भी लिखा हुआ है। आपका गोल है, आपका ऑब्जेक्टिव है इंटरमीडिएट क्लियर होना मई 25 नवंबर सितंबर 25 जन 26 में आपका गोल एंड ऑब्जेक्टिव है। इस गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को आपको हासिल करने के लिए आप जो स्ट्रैटेजी बना रहे हो, कि दैट इज नथिंग बट स्ट्रैटेजी बना रहे हो या उसको तरीके ले रहे हो, दैट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ मिशन। तो पहला पॉइंट, मिशन क्या करता है, मिशन बिजनेस क्या है वो बताता है, गोल्स क्या है वो बताता है, गोल्स को कैसे हासिल करेंगे ये बताता है। प्लीज मेक इट श्योर ये याद रहे, क्योंकि मिशन के आगे के क्वेश्चन जब मैं कराऊंगा तो ये अगर नहीं समझा होगा तो आप क्लैरिटी नहीं रखोगे तो गड़बड़ करोगे। अगर अगर उरी लो या कोई भी एग्जांपल लो, ओके, अगर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ही नहीं है तो आप कैसे मिशन को बता पाओगे, आप ये तो बताइए। तो मिशन को बताने के लिए सबसे पहले क्या होना जरूरी है, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो पॉइंट याद रखना, पहला लाइन ही मिशन डेलीनिएट्स बताता है, दर्शाता है फर्म्स बिजनेस गोल्स और उसके तरीके, गोल्स कैसे अचीव करेंगे। तो तीन शब्द को ध्यान रखना है, मेरा बिजनेस क्या है, मेरे गोल्स क्या है और मेरे गोल्स को कैसे हासिल करेंगे, ये मिशन में लिखा होगा। इट एक्सप्लेन द रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ द फर्म इन द सोसाइटी, क्यों हम एग्जिस्टेंस है फर्म इस सोसाइटी में क्यों है, ओके, ये बताता है। शेयर होल्डर इन्वेस्टर को बताता है कि तुम्हारा पर्पस क्या है, यानी वो और एक शब्द पर्पस ऑफ द फर्म कौन बताता है, मिशन बताता है। मिशन पर्पस ऑफ द फर्म बताता है, वापस बता रहा हूं, मिशन क्या बताता है, पर्पस ऑफ द फर्म, ये फर्म एग्जिस्टेंस में क्यों है, मिशन बताता है। अब मिशन स्टेटमेंट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई व्हाट बिजनेस फर्म अंडरटेक्स, बिजनेस कौन सी कर रही है, ये फर्म बिजनेस कौन सा कर रही है ये बताता है। मैं वापस बता रहा हूँ, देखो सारा डेटा उठाओ, अच्छे से उठाओ। मिशन में पहला पॉइंट, मिशन क्या बताता है, फर्म का बिजनेस क्या है। मिशन क्या बताता है, गोल्स क्या होंगे। मिशन क्या बताता है, गोल्स को हासिल कैसे किया जाएगा। सेकेंड पॉइंट, मिशन बताता है अपना फर्म का एग्जिस्टेंस इन सोसाइटी, फर्म का एग्जिस्टेंस इन सोसाइटी के साथ में फर्म का जो पर्पस है वो भी शेयर होल्डर को बताता है, इन्वेस्टर्स को बताता है। मिशन हम कौन सा बिजनेस कर रहे हैं ये बताता है, और उसके बाद कुछ की शब्द को लेना पड़ेगा, की वर्ड्स को आपको उठाना पड़ेगा, ये उसके आंसर के लिए काम आएगा। कैपेबिलिटी बताता है, एक्टिविटीज बताता है, कस्टमर बताता है, रोल इन सोसाइटी बताता है। यानी मिशन क्या बताता है, मिशन डिफाइन क्या क्या करता है, मेरी कैपेबिलिटी क्या है, मेरे कस्टमर क्या है, मेरी एक्टिविटीज क्या है, एक्टिविटीज मतलब मेरी टेक्नोलॉजीज क्या काम कर रहा हो, और मेरा रोल इन सोसाइटी क्या है। इज दैट पॉइंट क्लियर। तो मिशन को ध्यान रखना। तो मिशन और विजन में फर्क क्या है, विजन भविष्य की चीज बताता है, मिशन ओके करंट क्या है, करंट और करंट में क्या बताएगा, मेनली गोल्स क्या है और उसको हासिल कैसे करेंगे। तो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स किसके अंदर लिखा होगा, मिशन के अंदर या विजन के अंदर, मिशन के अंदर। गोल्स को हासिल करना कैसे है लिखा होगा मिशन के अंदर। विजन क्या होगा, ओके आप मल्टीपल गोल्स हासिल करके जहां पर पहुंचने वाले हो वो है आपका विजन। मेक इट श्योर है याद रहे, बिकॉज इसके अपने इंडिविजुअल क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे, क्योंकि चैप्टर 1 में इसके बाहर कुछ है ही नहीं ना डिस्कशन, चैप्टर 1 ही इसी बात का है। ओके अब गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स का मसाला जब पढ़ोगे तो आपको समझेगा कि पहले ये लोग बताएंगे कि गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स अलग अलग होते हैं। गोल्स एंड रिजल्ट्स होते हैं और ऑब्जेक्टिव्स क्लियर टाइम फ्रेम में होते हैं, मेजरेबल टारगेट्स होते हैं। गोल्स एंड रिजल्ट्स होते हैं, ओके आपको सीए बनना इज योर गोल, इंटर क्लियर होना इज योर ऑब्जेक्टिव, टाइम फ्रेम मेजरेबल, टाइम फ्रेम मेजरेबल। सीए बनना इज नॉट टाइम फ्रेम और मेजरेबल, मेजरेबल नहीं है वो। आप बोलोगे नहीं टाइम फ्रेम है ना पर मेजरेबल नहीं है सीए बनना, सीए बनना इंटर क्लियर होना इज ऑब्जेक्टिव्स। लेकिन यहां पर हम गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को इंटरचेंजेबली यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, इंटरचेंजेबली, यानी हम गोल्स यूज किए तो ऑब्जेक्टिव्स माने जाएंगे, ऑब्जेक्टिव्स यूज किए तो गोल्स माने जाएंगे, यही लिखा हुआ है। ओके और मेरे को बताइए गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये फिलोसॉफी है या प्रिसाइज है, प्रिसाइज है। और विजन, मिशन, बिजनेस डेफिनेशन, बिजनेस मॉडल, मेरा बिजनेस कैसा है, मेरा बिजनेस क्या है, मैं ज्ञान छिप रहा हूं, ये क्या होगी, फिलोसॉफी। ओके आपको दिया हुआ है, देखिए पढ़िए। दीज आर द बेस ऑफ मेजरमेंट, दीज आर द बेस ऑफ मेजरमेंट। आई होप ये पॉइंट क्लियर है सबके लिए। Goals are the end results, okay, that organizations attempt to achieve. On the other hand, objectives are time-based measurable targets. अब ये ध्यान रखना, time-based measurable targets, which help in accomplishment of goal. These are the end results which are to be attained with the help of overall plan, okay, over a particular date. However, in practice, no distinction is made between goals and objectives. Both are used interchangeably. मैं बोल रहा हूँ इसको रटना है, अगर स्ट्रेटेजिक इंटेंट आता है या इंडिविजुअल क्वेश्चन आता है तो भी वी आर फोकसिंग ऑन दिस पर्टिकुलर कंटेंट व्हिच नीड टू बी रटोफाई। अगेन आई एम टेलिंग यू रटोफाई दिस वन। आगे एमसीक्यू वाले कंटेक्स्ट में द विजन, द मिशन, बिजनेस डेफिनेशन, बिजनेस मॉडल एक्सप्लेन द फिलोसॉफी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बट गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स रिप्रेजेंट द रिजल्ट्स टू बी अचीव्ड इन मल्टीपल एरियाज ऑफ बिजनेस। बहुत तोड़ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के पॉइंट के लिए बड़ी। सर विजन हो, मिशन हो, बिजनेस डेफिनेशन, हमारा बिजनेस क्या है, बिजनेस डेफिनेशन हमारा बिजनेस क्या है, हम क्या क्या डील कर रहे हैं। एग्जांपल अगर मेरे बिजनेस डेफिनेशन की बात करोगे तो बिजनेस डेफिनेशन में क्या क्या आएगा भाई, सीए कोचिंग आ जाएगा, सीए कोचिंग के साथ में सीए में कोचिंग आ जाएगा।
ये दो कोचिंग के कॉन्टेक्स्ट में आएगा बिजनेस डेफिनेशन, बिजनेस मॉडल, मैं डिसीजंस कैसे लेता हूँ, मैंने बैच अनाउंस कैसे करता हूँ, मैं नया प्रोडक्ट कैसे लेके आता हूँ, पुराना प्रोडक्ट बंद कैसे करता हूँ। ओके, क्या है ये बिजनेस मॉडल है, बिजनेस में डिसीजन लेने का तरीका, स्ट्रैटेजी बनाने का तरीका। बिजनेस मॉडल, मैं कॉस्ट लीडर, मैं सबसे सस्ता देता हूँ या सबसे अलग महंगा देता हूँ, क्या देता हूँ, कॉस्ट लीडर हूँ या डिफरेंशिएशन हूँ। बिजनेस मॉडल, मेरा बिजनेस मॉडल क्या है। एग्जाम्पल BMW हो, मर्सिडीज हो, इनका बिजनेस मॉडल क्या होगा, ये अलग देने की कोशिश करते हैं, सस्ता देने की कोशिश नहीं करते हैं। लेकिन टाटा हो, महिंद्रा हो, ये लोग क्या करेंगे, सस्ता देने की कोशिश करेंगे। बिजनेस मॉडल क्या है, बिजनेस मॉडल, ये सब है ना फिलोसफी है, सब फिलोसफी है। तो एक्चुअल रिजल्ट जो अचीव करना है वो कौन है, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। एंड टेक्निकली और एक दिया है वैल्यूज और वैल्यू सिस्टम। ओके, आप ये ध्यान रख लीजिए, भले ही अपन इसमें क्लोज कर देंगे पढ़ते वक्त, इसको अभी मत रटिए, चैप्टर 5 आने के बाद मैं आपको रटने बोलूंगा, चैप्टर 5 के कंटेक्स्ट में इसको डिस्कस करूंगा। सर वैल्यू क्या है, कितना भी सक्सेस अचीव कर लो, लेकिन अगर वैल्यूज और आपकी जो जड़ें है वो सही नहीं है, आपने जो डिसीजन लिए वो सही नहीं है, तो कैसे आप बोलोगे यार आपने विजन या मिशन हासिल कर लिया। चलो एक छोटा सा एग्जांपल मैं डिस्कस करता हूँ आपके साथ। ओके, अगर एक प्रोडक्ट है और ये प्रोडक्ट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय टाटा आल्सो एंड मैन्युफैक्चर्ड बाय रिलायंस आल्सो, सेम क्वालिटी, सेम कॉस्ट, सेम प्राइस, एवरीथिंग इज सेम, आप किसका खरीदोगे, किसका प्रोडक्ट खरीदोगे, टाटा का या रिलायंस का। ओके, टाटा का ही मैक्सिमम आंसर मिलेगा। उसका कारण क्या है, रिलायंस का क्यों नहीं, जबकि कॉस्ट प्राइस क्वालिटी सब कुछ सेम है। ओके, वैल्यूज 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 मैटर अ लॉट। इसका मतलब कहीं पर भी मैं ये इंटरप्रिटेशन नहीं कर रहा हूँ कि भाई रिलायंस की वैल्यूज नहीं है, रिलायंस के वैल्यू सिस्टम है, लेकिन रिलायंस का वैल्यू सिस्टम किसकी तरफ है, शेयर होल्डर की तरफ है, रेदर देन सोसाइटी। लेकिन अगर मैं टाटा की बात करूंगा, टाटा का वैल्यू सिस्टम किसके लिए है, सोसाइटी के लिए है, लोगों के लिए है। तो वैल्यू एक ऐसा प्रिंसिपल है जो डीप रूट होता है अपने ऑर्गेनाइजेशन में। Values need to be taken care. So values are deep-rooted principles which guides organization decisions and actions. Okay, Colin and Porras succinctly define core values as being inherent and circumscient. Sir, succinctly मतलब precisely डिफाइन करते हैं कि वैल्यूज जो है वो इनहेरेंट है और सर्कोसेंट है। सर्कोसेंट मतलब अल्टीमेटली वो हमारे साथ इनबिल्ट है, हमारे साथ जाते हैं, वो हम जिधर जाते हैं उधर हमारे वैल्यूज जाएंगे आगे। They can never be compromised either for convenience or short-term economic gain. Values are often reflect in the values of companies found, मतलब ये दिया हुआ है, values often reflect in the value reflect the values of companies founder। HP का HP way is an example. They are the source of companies distinctiveness and must be maintained at all cost. इनका 5 ways values है। 5 वे वैल्यू मतलब हम इंटीग्रिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, हम ब्राइब नहीं लेंगे, ब्राइब नहीं देंगे। ओके, वैल्यूज, ये वैल्यूज में आता है कि भाई अगर हमें गवर्नमेंट का ऑर्डर चाहिए, हम ब्राइब नहीं देंगे, दिस इज वैल्यूज। गवर्नमेंट ऑर्डर लेने के लिए, ओके, सब्सिडी लेने के लिए हम कुछ और कॉम्प्रोमाइज करेंगे, डेटा को मॉडिफाई करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, ये वैल्यूज में आता है। हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरा ट्रू एंड फेयर बनाएंगे, ये हमारे वैल्यूज में बैठा हुआ रहता है। हम पर्सनल और रेवेन्यू एक्सपेंस, पर्सनल और प्रोफेशनल एक्सपेंस दोनों को अलग अलग करेंगे, हमारे वैल्यूज में बैठा हुआ है। ये वैल्यूज का बेस्ट एग्जांपल मैं दे सकता हूँ कि टेक्निकली व्हेन आई एम डिस्कसिंग इट, सपोज डे बिफोर यस्टरडे, होली के दिन मैं मुंबई से पूना गया, मतलब पूना से मुंबई गया होली खेलने के लिए, पापा मम्मी उधर है, मैं वापस खेल के वापस पूना आ गया। ओके, अब मैं गया, आया कार में आया। ओके, इस कार के लिए पेट्रोल स्वाइप किया होगा मैंने। ओके, 100% पेट्रोल मतलब कार्ड स्वाइप किया होगा, पेट्रोल खर्च लगा होगा। पेट्रोल का एग्जाम्पल बोल रहा हूँ मैं, एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, पेट्रोल का 5,000 रुपया लगा सपोज। ओके, अब ये 5,000 रुपया टेक्निकली जनरली मैं देखूंगा तो PNL में डेबिट कर दूंगा, मैं मेरे एक्सपेंस बुक करूंगा, लेकिन पापा ऐसे नहीं करते मेरे। तो पापा भी CA ही है और भाई भी CA ही है, तो टेक्निकली बुक्स ऑफ अकाउंट्स वही बनाते हैं, तो बुक्स ऑफ अकाउंट वही मैनेज करता है। तो टेक्निकली अब क्या होता है मालूम है क्या, पापा क्या करते हैं मालूम है क्या, इसका 60% ओके ही बुक्ड इनटू एक्सपेंसेस एंड 40% ही बुक्ड एज ए ड्राइंग। मेरा पूरे साल का पेट्रोल एक्सपेंस ऐसा होता है। वैल्यू सिस्टम कुछ नहीं कर सकता मैं, इस पर डिबेट भी करेगा, जाने देना क्या है ये, बोले भाई पर्सनल के लिए आया है, पर्सनल के लिए गया है, ये आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होगा, इसलिए अपन इसको एक बेसिक एलोकेशन करते हैं 60% एंड 40%। ये पापा का वैल्यू है, कुछ नहीं कर सकता भाई। मैं और सुमित मतलब मेरे भाई बहुत बार डिस्कशन करते हैं, क्या यार अभी मतलब क्या तुम लॉजिक छोटी छोटी चीज़ों में लेके बैठे हो यार, ऐसा होता है ना अपने लिए यार, पेट्रोल का खर्चा है। पापा बोले नहीं नहीं भाई, पेट्रोल का जो भी हो 60-40 का रेशियो एलोकेशन करो। ओके, तो ये कॉन्टेक्स्ट आया, ये क्या हुआ, वैल्यू। अभी इसीलिए पापा का कॉन्सेप्ट है, पापा का वैल्यू कॉन्टेक्स्ट है, इसीलिए पापा के जो क्लाइंट है वो इथिकल वाले क्लाइंट ही पापा के पास है। जो क्लाइंट दूसरे है जिनके लिए पापा ने ऐसा कमेंट किया, वो क्लाइंट भाग जाता है, क्लाइंट रुकता ही नहीं। क्लाइंट आधे क्लाइंट क्या बोलते हैं, भाई मैं CA के पास क्यों आ रहा हूँ, मैं यही सारा चीज एग्जैक्टली करना है, तो CA के पास आने का क्या पॉइंट रहेगा। तो बहुत बार ऐसा होता है, तो आपको ये समझना पड़ेगा, ये वैल्यू ओके आपके आपके काम में दर्शाता है, आपके तरीके में दर्शाता है, आप कैसे करते हो, ये सारा आपके प्रोफाइल में दर्शाता है। आपको लगता है ये नहीं होता है, लेकिन वैल्यू मैटर्स अ लॉट। आज आप जो करते हो, या एग्जांपल आज के डेट में
जनरल बच्चा क्या हो गया एकदम कुछ भी, मतलब अभी अभी देखो आज के डेट में ऑनलाइन वालों की वजह से कितना बड़ा इम्पैक्ट रहेगा सर। कैसे? एग्जाम्पल, ओके, बिकॉज ऑफ ऑनलाइन द कॉन्सेप्ट हैज बीन चेंज, नाउ एनीबडी कैन कमेंट एनीथिंग, कमेंट पे कंट्रोल नहीं रहा है। ओके, आगे की भविष्य, मेरे को तो मैं बोल रहा हूँ ना, अभी थोड़ी बहुत जनरेशन बची हुई है मेहनत करने वाली, आगे की जनरेशन तो माँ कसम बोल रहा हूँ मैं, यूट्यूबर ही बनेगी सब। ओके, मतलब वो बोलते हैं ना निब्बा निब्बी, दूसरा और कुछ नहीं रहेगा। ये इसका वायरल वीडियो बनाएगा, ये उसका वायरल वीडियो बनाएगा, और पब्लिक वायरल 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 करेगी, काम धंधा सब छोड़ देंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, लिटरली बोल रहा हूँ, आगे की जनरेशन नहीं होगी, बिकॉज दैट इज व्हाट इज हैपनिंग विद अवर करंट जनरेशन। और ये मतलब मैं आई एम नॉट डिनाइंग द फैक्ट, बट दिस विल हैपन। मतलब मैं अगर मेरा बच्चा है और आगे आएगा, उसका बेटे बेटी आएगी, मैं बोल रहा हूँ ये जनरेशन काम करना छोड़ने ही वाली है, लिख के ले। नहीं होगा काम, क्योंकि ये जनरेशन को भाई, अरे इससे इससे फुर्सत मिले मोबाइल से, तो समझ में आया ना यार, मेहनत क्यों करे, बिना मेहनत का जो पैसा आएगा वो लॉजिक लगेगा, और पैसा आएगा कि नहीं आएगा ये गारंटी नहीं। बोले ठीक है भाई, जो करेंगे करेंगे, अपनी मर्जी का करेंगे। पर ये सब चीज़ों के पीछे ना अपनी मर्जी, बहुत सारी चीज़ों का साइकिल बैठा हुआ है, एंड दैट साइकिल नीड टू बी टेकन केयर ऑफ। दैट्स हाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यूज कम्स इनटू पिक्चर बड़ी। तो प्रिसाइजली आई होप यू अंडरस्टैंड, वैल्यू मैटर्स ए लॉट। वैल्यूज आप कैसे काम करते हो, क्या करते हो, क्या नहीं करते हो। तो अगर मैंने क्वेश्चन पूछा स्ट्रैटेजिक इंटेंट क्या है, वो बताइए, जो नवंबर 22 में आया था, और मैं बोल रहा हूँ एलिमेंट्स बताइए स्ट्रैटेजिक इंटेंट के, तो आप पहले डेफिनेशन लिखोगे स्ट्रैटेजिक इंटेंट का, और उसके बाद एलिमेंट्स लिखोगे, जिसके अंदर आपको 4 चीजें लिखनी होगी: विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, एंड वैल्यू। वैल्यू और वैल्यू सिस्टम। विजन को मैंने रटने बोला है, मिशन को रटने बोला है, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव को रटने बोला है। क्यों? क्योंकि आगे अब हम इन तीनों को डिटेल में पढ़ेंगे। तो सर सबसे पहले शुरुआत करते हैं विजन की। सर विजन स्टेटमेंट है, ओके, ये आरटीपी नवंबर 23 में था, उसके बाद अभी तक एग्जाम में दिखा नहीं है, बट टेक्निकली विजन स्टेटमेंट की बात करें तो विजन स्टेटमेंट क्या है, तो वॉट एवर रिटर्न, अगर आप इधर देखोगे थोड़ा सा पेज नंबर 1.9, ओके, 1.9 में इधर विजन का ये पॉइंट लिखा हुआ है, और इधर ये कुछ विजन के एग्जाम्पल दिए हुए हैं। ये सिर्फ अपन रीड करेंगे और इग्नोर करेंगे। विजन को अगर मैंने डिफाइन करने को बोला तो इसको याद मत रखते जाइए, विजन का डिफिनेशन किधर से लिखिए, पीछे वाला। यानी आपको ये आंसर को रिप्लेस कर देना है ये सब जगह। ओके, तो इसको आपको टाइम पास करने में मतलब टाइम पास मत करते बैठना इस को। तो सर टॉप मैनेजमेंट व्यूज अबाउट कंपनीज डायरेक्शन and the product, customer, market, technology focus constitute the strategic vision for the company. Strategic vision delineates management aspirations for business, providing panoramic view where we are to go and convincing rationale for why this makes a good business sense of the company. Strategic vision thus points out a particular direction, charts a strategic path to be followed in future, molding an organization identity. A clearly articulated strategic vision communicates management aspiration to the stakeholder and helps steer the energies of the company's personnel in common direction. ओके आप ये पंचायत दिया, ये बोल वचन, ये कैसे, ये आपने, मैं जैसे अपन ने ऑलरेडी डिस्कस किया सर, अगर आप विजन की बात करोगे, मिशन की बात करोगे, फिलोसफी है, ये सब फिलोसफी वाला पॉइंट है। अब एचडीएफसी बैंक देखो, कुछ एग्जांपल दिए विजन का पॉइंट। एचडीएफसी बैंक, वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक ऑफ इंडिया, हैज क्लियरली डिफाइंड इट्स विजन। क्या बोला है द विजन, मतलब उन्होंने क्या लिखा है, बीइंग ए वर्ल्ड क्लास इंडियन बैंक, यानी इनको क्या बनना है, वर्ल्ड क्लास इंडियन बैंक। यानी इनको ब्रांचेस किधर खोलनी है, खाली इंडिया में या इंडिया के बाहर भी? इंडिया के बाहर भी, लेकिन इंडिया के रूट छोड़ने नहीं है। तो वर्ल्ड क्लास इंडियन बैंक वेयर वी वांट टू गो एज ए सेंट्रल थॉट। LIC क्या बोलते हैं, लार्जेस्ट इंश्योरेंस कंपनी हैज डिफाइंड इट्स विजन, अ ट्रांसनेशनली कॉम्पिटिटिव फाइनेंशियली कॉन्ग्लोमरेट ऑफ सिग्निफिकेंस, ओके, टू सोसाइटीज एंड प्राइड ऑफ इंडिया। यानी कि प्राइड ऑफ इंडिया का कॉन्टेक्स्ट है, लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड, ओके, कॉम्पिटिटिव फाइनेंशियल कॉन्ग्लोमरेट, व्हाट इज ए कॉन्ग्लोमरेट, मल्टीपल एलिमेंट्स के मर्जर्स। मतलब इनके पास मल्टीपल प्रोडक्ट होने चाहिए या एक ही प्रोडक्ट होना चाहिए, मल्टीपल। और मल्टीपल प्रोडक्ट कैसे होने चाहिए, रिलेटेड या अनरिलेटेड, अनरिलेटेड। और ट्रांसनेशनल मतलब क्या, ओके, ट्रांसनेशनली इसका मतलब क्या होता है, ये खाली इंडिया में बिजनेस नहीं करना चाहती है, अक्रॉस इंडिया वाइड स्प्रेड होना चाहिए। मल्टीनेशनल सुना होगा ना, मल्टीनेशनल एंड ट्रांसनेशनल, वो लॉजिक आते हैं, मल्टीनेशनल ट्रांसनेशनल। जब हम बोलते हैं एमएनसी और टीएनसी, okay, MNCs are the companies which are multinational and TNCs are transnational. मल्टीनेशनल क्या होती है, एक होल्डिंग कंपनी होती है और अक्रॉस वर्ल्ड में उनकी सब्सिडरी फैली होती है। एग्जांपल अपने इंडिया में HUL है, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड है, ओके, ये कौन सी है, सब्सिडरी है, ओके, ये मल्टीनेशनल है, MNC है, क्योंकि इसकी होल्डिंग कंपनी किधर है, लंदन में, यूके लिमिटेड में, ओके, दैट इज यूनिलीवर लिमिटेड, यूके में। लेकिन ट्रांसनेशनल कंपनी है ना, होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप से बाहर है, ये लोग हर जगह फ्रेंचाइजी देते हैं अक्रॉस वर्ल्ड में। एग्जांपल डोमिनोज, पिज्जा हट, ये सब क्या है, ट्रांसनेशनल है, ये मल्टीनेशनल नहीं है। इनकी होल्डिंग कंपनी किधर रही है और बाकी सब जगह सब्सिडी, ऐसा नहीं है।
तो अगर आपको ऐसा पिक्चर है कि एक होल्डिंग कंपनी है कंट्री में और दूसरी कंट्रीज में उनकी सब्सिडरीज है, तो ये क्या बनी जाएगी? एमएनसीज। लेकिन हर जगह फ्रेंचाइजी मॉडल चल रहा है, तो ये क्या मानी जाती है? टीएनसी, ट्रांसनेशनली। तो एलआईसी क्या बनना चाहती है? टीएनसी। एलआईसी का मेन एमएनसी नहीं बनना चाहती, होल्डिंग सब्सिडी रिलेशनशिप नहीं रखना चाहती, वो सब जगह अपनी फ्रेंचाइजी जैसा मॉडल लगाना चाहती है। ओके, एप्पल का क्या कॉन्सेप्ट है? डिफाइंड विजन, वी बिलीव दैट वी आर द फेस ऑन द अर्थ टू मेक ग्रेट प्रोडक्ट्स एंड दैट्स नॉट चेंजिंग। ओके, मतलब इमेजिन करो, मतलब एप्पल का क्या विजन है, यानी भाई इस धरती पे सबसे बढ़िया प्रोडक्ट हम बनाते हैं, बाकी कोई दूसरा नहीं बनाता, और वो चेंज नहीं होने वाला। विजन एकदम क्लियर है, यानी इनोवेशन। इनोवेशन उनके विजन में दिख रहा है कि इनको इनका इनका बहुत सारा काम किस में जाएगा? इनोवेशन। एक मीम इसमें डाला है, आई होप ये मीम जिसको पता होगा उसको मालूम होगा मीम के बारे में। बेसिकली नो विजन, अगर ऐसा बंदा है तो इसके लाइफ में कोई विजन ही नहीं है। ओके, ये मीम जिसको पता है, तो नहीं पता तो छोड़ दो। ओके, बट ये मीम का कॉन्टेक्स्ट है। ओके, आई क्या बोल रहा, ये वाला कॉन्टेक्स्ट हुआ है, मतलब उस बंदे बच्चे को कुछ कॉन्टेक्स्ट का नहीं मालूम है, तो जिसको अपनी लाइफ में आगे क्या करना है वो नहीं मालूम है, इसको क्या बोलते हैं? विजन नहीं है। तो अपन ने जो डिस्कस किया ना, दिस वाज ओनली ए जनरल सेंस। नाउ वी आर कमिंग फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, विच इज सेइंग ओके द कॉन्सेप्ट ऑफ एसेंशियल ऑफ स्ट्रेटेजिक विजन। ये अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू याद रखिए, 3 पॉइंट है स्ट्रेटेजिक विजन के एसेंशियल क्या है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द विजन स्टेटमेंट एंड एक्सप्लेन व्हाट आर द वेरियस एसेंशियल्स ऑफ स्ट्रेटेजिक विजन, तो आपके लिए 3 पॉइंट आएंगे। सर एसेंशियल ऑफ स्ट्रेटेजिक विजन क्या होंगे? एकदम इजी है। सबसे पहले विजन स्टेटमेंट जो बनाने वाला बंदा होना चाहिए वो क्रिएटिव होना चाहिए। कौन होना चाहिए? क्रिएटिव। ओके, क्रिएटिविटी चाहिए उसके अंदर। क्या चाहिए? क्रिएटिविटी। जो विजन बनाता है वो कहते ये बंदा एंटरप्रेन्योर होना जरूरी है। कौन होना जरूरी है? एंटरप्रेन्योर। ये किसी का एम्प्लॉय हो, एम्प्लॉय विजन नहीं बना सकता ऐसा नहीं है, पर एम्प्लॉय विजन बनाने के लिए विल मैटर, मतलब उसके उसके रेस्ट्रिक्शंस हो गए। उसको उसको और एक कॉन्सेप्ट बोलते हैं इंट्राप्रेन्योर, वो बहुत रेयरेस्ट सिनारियो है। एम्प्लॉय कभी विजन नहीं बनाता, क्योंकि एम्प्लॉय जो काम करता है वो 9 से 5 की नौकरी करता है, 9 बजे आता है, 5 बजे निकल जाता है, उससे ज्यादा करेगा नहीं। उसका कोई विजन स्टेटमेंट नहीं रहता। वो बोलता है भाई यार अपनी महीने के बाद मेरे को सैलरी आ जाए, बस खत्म। तो विजन बनाने वाला बंदा कौन होना चाहिए? एंटरप्रेन्योर। कौन होना चाहिए बड़ी? एंटरप्रेन्योर। जो विजन आएगा वो अपने अंदर एंथुजियाज्म लाएगा। क्या लाएगा? एंथुजियाज्म। इट विल ब्रिंग एंथुजियाज्म इन द पर्सन। सर मेक इट श्योर, आप ध्यान रखें, 2 कॉन्सेप्ट अपन देखेंगे, एक होता है एंथुजियाज्म और एक होगा आपके लिए मोटिवेशन। देयर आर 2 डिफरेंट थिंग्स। मिशन मोटिवेशन लाता है, विजन एंथुजियाज्म लाता है। सर दोनों में फर्क क्या होता है? ओके, मोटिवेशन आपका टेम्पररी होता है, एक पर्टिकुलर मंथ के लिए होगा, पूरे लाइफ के लिए मोटिवेशन नहीं रहेगा। आप अगर अभी आप मिशन पे निकले हो कि इंटर क्लियर होने के मिशन पे निकले हो, तो डेफिनेटली आपका मोटिवेशन रहेगा, लेकिन वो इंटर क्लियर हो, वो यही मोटिवेशन आगे कार्य काम नहीं करेगा। आगे ले जाने के लिए आपके अंदर क्या चाहिए? एंथुजियाज्म। एंथुजियाज्म। तो मोटिवेशन एंथुजियाज्म में डिफरेंस यही है, एंथुजियाज्म इज ए लॉन्ग टर्म कॉन्सेप्ट विच विल ब्रिंग अ डिटर्मिनेशन। ऐसा हो रहा होगा ओके, किस दिन आप सुबह 7 बजे आ रहे हो ओके, ऑडिट के लिए आ रहे थे और नींद नहीं खुल रही है, फिर भी मतलब आपको मजा नहीं आ रहा है, बहुत बदन दर्द हो रहा है ओके, प्रॉब्लम हो रहा है, और फिर भी आप आ रहे हो, इसका मतलब ये क्या है? ओके, मोटिवेशन नहीं, एंथुजियाज्म। और एक दिन आप बहुत जोश में हो, आज भाई आज ये पढ़ के रहेंगे, आज ये खत्म करेंगे, अरे माँ कसम ये खत्म करेंगे, इसका मतलब आपके अंदर क्या है? मोटिवेशन। मोटिवेशन इज ऑलवेज टेम्पररी। मिशन का जो मोटिवेशन, मिशन स्टेटमेंट जो मोटिवेशन देता है वो टेम्पररी फेज के लिए देता है। वो हर रोज के हर रोज वो मिशन स्टेटमेंट पढ़ोगे तो मोटिवेशन आते जाएगा। लेकिन एंथुजियाज्म ये मोटिवेशन का कॉन्सेप्ट से परे है, ये लॉन्ग टर्म में रहता है। तो मिशन विजन स्टेटमेंट ने क्या देना चाहिए? एंथुजियाज्म। एंड मेरे को बताइए, क्या विजन स्टेटमेंट की वजह से डायरेक्शन मिलेगा? आंसर इज यस। अगर विजन ही नहीं रहा तो डायरेक्शन कैसे जाएगा? अच्छा, एसएम का पहला बेनिफिट अगर आपको याद होगा, हाउ मेनी बेनिफिट्स वर एसएम फॉर देयर? 7 में पहला बेनिफिट क्या देता है? वो डायरेक्शन। अगर मैं उसको 7 को मैं एक्शन से बताऊं तो पहला पॉइंट क्या देता है? डायरेक्शन। सेकंड पॉइंट क्या बनाता है? प्रोएक्टिव। तीसरा क्या देता है? फ्रेमवर्क। चौथा सिनेरियो अपने को बाहर के अपॉर्चुनिटीज को देखने के लिए क्या देता है? ओके, डिफेंस मैकेनिज्म नहीं, क्या देता है? ओके नहीं, फेस द फ्यूचर। फेस द फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज के लिए, याद है ना? ओके, उसके बाद एक दीवार बनाता है, कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म, लंबा करता है बिजनेस को, लॉन्गिटिविटी, एंड अपना क्या ढूंढ के देता है? कोर कॉम्पिटेंसी एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ये 7 एडवांटेजेस थे अपने एसएम के लिए। अब यही कॉन्सेप्ट देखो, डायरेक्शन। डायरेक्शन के बिना काम ही नहीं होगा। पहला स्टेज ही डायरेक्शन का है, तो विजन अगर नहीं रहा ना तो आपके पास डायरेक्शन नहीं रहेगा, आपको जाना कहाँ है मालूम नहीं पड़ेगा, फ्यूचर में पहुंचना किधर है वो डायरेक्ट मालूम नहीं पड़ेगा। सर इसका मतलब आपको गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ही नहीं मालूम पड़ेंगे। अच्छा, अगर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव नहीं मालूम पड़े, मिशन नहीं होगा। मिशन के लिए क्या बोला मैंने मिशन के लिए क्या बताया? मिशन के लिए अच्छा मेरे को बताओ, गोल्स में मिशन होता है या मिशन में गोल्स होता है? गोल्स में मिशन होता है या मिशन में गोल्स होता है? मिशन में गोल्स होता है। यानी मेरे को बताओ, पहले मिशन बनाऊं या गोल्स बनाऊं? मिशन बनाऊंगा या गोल्स बनाऊंगा? मिशन बनाऊंगा या गोल्स बनाऊंगा? गोल्स। बिना मिशन के अंदर गोल्स होता है बड़ी,
तो मिशन के पहले क्या बनना जरूरी है? गोल्स। तो फिर मिशन में आप मिशन बना पाओगे, गोल्स एंड गोल्स को अचीव कैसे करेंगे वो बनाएंगे। तो गोल्स कैसे बना पाओगे? गोल जब बना पाओगे जब आपके पास विजन रहेगा। तो डायरेक्शन देता है, डायरेक्शन, विजन बिना उसके काम ही नहीं होता है बड़ी। आई होप एवरीबॉडी क्लियर। तो व्हाट आर द 4 एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक विजन? अगर मुझे स्ट्रेटेजिक विजन बनाना है तो कितने एलिमेंट्स है? 4। सर कौन से हैं? सबसे पहले ओके यहां पर आपको देखना पड़ेगा, जो बंदा विजन बनाएगा वो क्रिएटिव होना चाहिए। सेकंड, जो बंदा विजन बनाएगा वो कौन होना चाहिए? एंटरप्रेन्योर। पर वो एंटरप्रेन्योर चोमू नहीं होना चाहिए, इंटेलिजेंट होना चाहिए। तीसरा, ओके ये जो विजन बनाएगा इसके ये जो विजन स्टेटमेंट है, लोगों के बीच में क्या लाना चाहिए? इन्होंने एंथुजियाज्म लाना चाहिए। क्या लाना चाहिए बड़ी? enthusiasm. It should bring enthusiasm in the people. And most important, ये विजन स्टेटमेंट क्या देना चाहिए आपको? डायरेक्शन। क्या देना चाहिए बड़ी? डायरेक्शन। तो भाई साहब, कैन वी क्लोज ऑन एसेंशियल्स ऑफ स्ट्रेटेजिक विजन? तो हाउ मेनी एसेंशियल्स ऑफ स्ट्रेटेजिक विजन आर देयर? 4। सबसे पहला, व्हाट इज द एसेंशियल ऑफ स्ट्रेटेजिक विजन? द एंटरप्रेन्योरल चैलेंज इन डेवलपिंग स्ट्रेटेजिक विजन इज टू थिंक creatively and about how to prepare for companies for the future. तो यहाँ पर हम developing a strategic vision is to think creatively. Second, forming a strategic vision is an exercise of which entrepreneur? Intelligent entrepreneurship. तीसरा सिनेरियो, a well articulated strategic vision creates enthusiasm among the members of the organization. Enthusiasm लाना चाहिए। ओके मेरे को बताओ, enthusiasm कौन लेके आएगा? कौन लेके आएगा? विजन या मिशन? विजन लेके आएगा। और मोटिवेशन? मिशन। और मोटिवेशन मिशन। और याद रखना, चैलेंजिंग कौन होगा? गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हमेशा चैलेंजिंग होने चाहिए। 3 शब्द बिठा के रखो दिमाग में, 3 शब्द याद रखना है, 3 शब्द दिमाग में रखना। एक है एंथुसियाज्म, एक है मोटिवेशन, एक है चैलेंजिंग। ओके एमसीक्यू के लिए काम आएगा। एंथुसियाज्म कौन चाहिए? विजन। मोटिवेशन कौन चाहिए? मिशन। एंड चैलेंजिंग कौन होगा? गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। सर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स चैलेंजिंग का कोई एग्जांपल? ओके जब अपन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में जाते हैं तब मैं आपको बताता हूं, लेकिन उसके चैलेंजिंग का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा उसी फ्लो में। And the best worded vision statement clearly illuminates the direction in which organization is headed. यानी ऑर्गेनाइजेशन किस डायरेक्शन में जा रही है ये अपने को समझ में आएगा विजन स्टेटमेंट से। विजन स्टेटमेंट से समझ में आएगा। आई होप ये पॉइंट क्लियर है बड़ी। ओके तो ये एक बार आरटीपी का क्वेश्चन है। ओके अभी तक एग्जाम में नहीं आया, हो सकता है आपको मुलाकात हो जाए। ओके टेक्निकली इजी टू रिमेंबर, नॉट ए डिफिकल्ट आंसर एट ऑल। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है तो ध्यान रखना, अभी इसको रटना चाहिए। और इसको इंटीग्रेशन वाला इसमें अंदर नहीं आएगा। इंटीग्रेशन वाला कॉन्सेप्ट क्या आएगा? जब आपको विजन ड्राफ्ट करने को आएगा। ओके अभी आप बोलोगे सर विजन ड्राफ्ट स्टेटमेंट कैसे होगा? कल देखेंगे, कल जब अपन सॉल्व करेंगे तो विजन ड्राफ्ट कैसे होता है इसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। ओके बिकॉज विल बी गोइंग थ्रू दैट आंसर। तो हम विजन ड्राफ्ट कैसे करेंगे वो भी अपन इसको फोकस करेंगे बड़ी। तो विजन स्टेटमेंट की कहानी खत्म होने के बाद अपन गए कौन से इस पे पार्ट पे? सर मिशन पे। मिशन स्टेटमेंट अगर आप देखोगे तो May 24 के एग्जामिनेशन में आ चुका है मिशन स्टेटमेंट। ओके और मैं आपको बताऊं Jan 25 के आरटीपी में भी था ये। Jan 25 के आरटीपी में भी था। Jan 25 के आरटीपी में, ये Jan 25 के आरटीपी में भी था। ओके Jan 25 का आरटीपी। ओके ये पॉइंट अब इधर नहीं लिखा हुआ, इधर लिख देता हूं मैं। Jan 25 का आरटीपी, Jan 25 के आरटीपी में भी ये कॉन्सेप्ट था। सबसे पहले आप याद रखना मिशन स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट। अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूंगा तो डेफिनेशन कहां से उठाओगे? इसका डेफिनेशन कहां से उठाओगे? डेफिनेशन कहां से उठाओगे? वो पहला वाला आंसर है जो आपको मैंने स्ट्रेटेजिक इंटेंट में बोला था। डेफिनेशन वहां से उठाना है। A mission is the answer to the basic question, what business we are and what we do. It has been observed that many firms fail to conceptualize and articulate the mission and business definition. Such firms are seen to fumble. Okay, यानी ये फर्म क्या हो जाती है? अपॉर्चुनिटीज मिस हो जाती है एंड फेल इन फॉर्मुलेटिंग स्ट्रेटजी टू मेक यूज ऑफ अपॉर्चुनिटी। ये लाइन को हाईलाइट करके रखिए। ओके ये जो लाइन वाला पॉइंट है ये हाईलाइट करके रखिए। सर क्या अगर मिशन स्टेटमेंट आपने ढंग से नहीं बनाया तो क्या होगा? कंपनी बर्बाद हो जाएगी क्या? नहीं, आपके हाथ से अपॉर्चुनिटीज निकल जाएगी। अगर आपने मिशन बरोबर नहीं बनाया, मिशन बरोबर नहीं बनाया, एग्जांपल आपने वॉल्यूम 2 नहीं देखा, आपने आपके मिशन में वॉल्यूम 2 नहीं देखा, वॉल्यूम 2 कंपाइलर ये नहीं रखा, आपने आरटीपीज नहीं देखे करंट अटेम्प्ट के, आपने मिशन में बोला पढ़ के चला जाऊंगा मैं एग्जाम में, आपके हाथ से अपॉर्चुनिटी निकल जाएगी कि यही आरटीपी का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। आपको समझना जरूरी है। अगर ये कॉन्टेक्स्ट समझ लीजिए। अगर कहीं पर भी क्वेश्चन में कुछ भी आया और बोला मिशन स्टेटमेंट गड़बड़ हो गया, क्या गड़बड़ हो गया? मिशन स्टेटमेंट, तो क्या होगा? मिशन गड़बड़ होने से क्या होगा? सर मिशन गड़बड़ होने से मेरे हाथ से क्या निकल जाएगी? अपॉर्चुनिटीज। ये दिमाग में रखना। तो ये मेक श्योर ये पॉइंट। Firm working to manage their organization strategically cannot be lax in the matter of mission and business definition, as two ideas are absolutely central to strategic planning. तो अगर आपको कुछ प्लानिंग करनी है वगैरह करनी है तो उसके लिए कौन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है? मिशन। बिना मिशन के स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करना बेवकूफी है। आई होप ये पॉइंट क्लियर है। ओके डेफिनेशन मिशन का कहां से लाओगे? डेफिनेशन मिशन का कहां से लाओगे?
ओके वो पहले वाला पॉइंट। अब क्वेश्चन आता है मिशन स्टेटमेंट क्यों चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को। तो पहले 7 पॉइंट है, एकदम अच्छे से समझ लीजिए, ये सातों पॉइंट को फिर बाद में रट लेंगे। ओके मैं मिशन बता रहा हूं मिशन स्टेटमेंट क्यों चाहिए, या क्वेश्चन आता है ओके व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ मिशन स्टेटमेंट, why organization should have a mission statement और what are the benefits of having mission statement। ऑर्गेनाइजेशन के पास मिशन स्टेटमेंट हो गया, फायदा क्या होगा सर? ऑर्गेनाइजेशन के पास मिशन स्टेटमेंट फायदा क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन के पास मिशन स्टेटमेंट का फायदा एकदम क्लियर कट होगा। सर क्या फायदा हो गया? ओके टोटल 7 एडवांटेज देखोगे, 5 अभी आप पढ़ रहे हो मेरे साथ और 2 छोड़ दोगे, 2 बाद में देखते हैं, पहले 5 को देखते हैं। सर सबसे पहला पॉइंट, अगर मैं एडवांटेजेस ऑफ मिशन स्टेटमेंट की बात करूं तो एडवांटेजेस ऑफ मिशन स्टेटमेंट एकदम सिंपल है। यहां पर सारे एम्प्लॉई, सारे ऑर्गेनाइजेशन सबके लिए एक ही पर्पस तैयार करेगा, क्योंकि मिशन स्टेटमेंट क्या तैयार करता है? पर्पस, यूनानिमिटी ऑफ पर्पस तैयार करता है सबके लिए। दैट इज योर फर्स्ट पार्ट। क्या तैयार करता है बड़ी? यूनानिमिटी ऑफ पर्पस, पहला सिनेरियो। सेकंड पॉइंट याद रखना, रिसोर्सेज कितने एलोकेट करने हैं, किधर एलोकेट करने हैं, इसका बेसिस इज नथिंग बट ए मिशन स्टेटमेंट। तो बेसिस फॉर एलोकेटिंग रिसोर्सेज, वर्डिंग पे ध्यान देना, वर्डिंग पे ध्यान देना। गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव जाऊंगा, वर्डिंग में कंफ्यूजन होगा, कुछ कंफ्यूजन होगा मैं क्लियर करूंगा, लेकिन मैं बताते रहूंगा, तब वो क्लियर होगा आपको जब आपको याद रहेगा। इट इज अ बेसिस, मिशन इज अ बेसिस फॉर एलोकेटिंग रिसोर्सेज, मिशन इज अ बेसिस फॉर एलोकेटिंग ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज, मिशन इज अ बेसिस फॉर एलोकेटिंग ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज। यही चीज मैं बोल रहा हूं, आगे जाने के बाद थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा, ध्यान रखना। Basis for allocating organization resources, standard for allocating organization resources is mission statement. Third point, okay sir ये क्या होता है, ये क्या देता है? Motivation. Third point, motivation का basis है, basis for motivating everyone to work hard. चौथा सिनेरियो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट विल क्रिएट एन ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट फॉर एवरीवन, यानी जनरल टोन सबके लिए क्लियर करेगा। ओके क्लाइमेट तैयार करेगा, मोटिवेशन वाला क्लाइमेट तैयार करेगा, जिससे काम हासिल होगा, बिजनेस कैसे करना है, ऑपरेशन कैसे करना है, हम लोग को एक्टिविटी कैसे करनी है, ये क्लाइमेट तैयार करने का काम किसका होगा? मिशन का होगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, मिशन आपको एक फोकल पॉइंट देगा। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोकल पॉइंट? अरे मां कसम, मकसद जिसके बिना आपको एक मालूम है ना, अर्जुन को एक लक्ष्य था, वो लक्ष्य जब तक आपको नहीं मिलेगा तो कैसे काम होगा? मिशन आपको एक फोकल पॉइंट देगा, फोकल पॉइंट, सेंटर पॉइंट, सेंटर आपको क्या हासिल करना है, आपका टारगेट क्या है। अच्छा मेरे को बताओ, मिशन क्यों ऐसे टारगेट पॉइंट देगा, मिशन क्यों ऐसे फोकल पॉइंट देगा? क्योंकि मिशन के अंदर गोल्स होगा ना। मेरे को बताओ, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, प्रिसाइज कौन है? प्रिसाइज कौन है? विजन है या गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है? गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है। अब मेरे को बताओ, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव सेट करने के बाद मिशन बनाओगे या पहले मिशन बनाओगे? गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो टेक्निकली मिशन फोकल पॉइंट देगा ना आपको क्या हासिल करना है। मिशन की डेफिनेशन को पकड़ो ना, मिशन का डेफिनेशन बताता है मेरा बिजनेस क्या है वो बताएगा, सेकेंडली गोल्स क्या है और गोल्स को हासिल कैसे करना है, तो फोकल पॉइंट देता है। फोकल पॉइंट मतलब सेंटर पॉइंट क्या हासिल करना है। तो पहले 5 पॉइंट याद रख ले, रट ले, सबके लिए एक जैसा काम देगा, पर्पस देगा। क्या बोलते हैं इसको? यूनिटी ऑफ पर्पस। सेकंड इज ए बेसिस, बेसिस बेसिस फॉर एलोकेटिंग रिसोर्सेज। थर्ड इज ए बेसिस फॉर मोटिवेशन। ओके गर्मी हो रही, गर्मी हो रही, गर्मी हो रही है, याद रख, क्लाइमेट क्लाइमेट क्लाइमेट, ये ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट देगा फॉर बिजनेस एंड ऑपरेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट देगा फॉर बिजनेस एंड ऑपरेशन। एंड भाई अर्जुन के लिए वो एक लक्ष्य देगा, वो क्या देगा? फोकल पॉइंट देगा। तो पहले 5 पॉइंट मिशन स्टेटमेंट क्यों चाहिए, उसके लॉजिक अपन ने समझ लिए। नेक्स्ट 2 पॉइंट ओके याद रखना, ये कॉन्टेक्स्ट बहुत अच्छे से समझ लेना, मिशन क्यों चाहिए। तो पहला पॉइंट ओके, 6th एडवांटेज, एडवांटेज बोल रहा हूं, एडवांटेज या व्हाई ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव मिशन स्टेटमेंट। 6 पॉइंट बोलता है मिशन रहेगा तो भाई आप गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को आप ट्रांसलेट कर पाओगे वर्क स्ट्रक्चर में, ट्रांसलेट कर पाओगे वर्क स्ट्रक्चर में। एग्जांपल देता हूं, अगर अपने को मालूम है अपन एसी बेच रहे हैं, एसी है 50,000 का, ओके और हमारा साल का टारगेट कुछ 10 करोड़ है, तो 12 करोड़ है, तो एक महीने का टारगेट कितना होगा? 1 करोड़ का। ओके अब मेरे को बताओ, अगर महीने का टारगेट 1 करोड़ का है, 1 करोड़ मतलब 90 लाख पकड़ते हैं, महीने का टारगेट 90 लाख का कर दिया मैंने। अब मेरे को बताओ एक दिन का टारगेट कितने का होगा? अगर महीने का 90 लाख का है तो 3 लाख का एक दिन का टारगेट होगा। 3 लाख का अगर एक दिन का टारगेट है तो थोड़ा सा थॉट प्रोसेस लगाओ, अगर इसी 50,000 का है तो मिनिमम कितने कस्टमर को मिलना चाहिए ताकि हम उसको कन्वर्ट करें और सारे के सारे एसी बेचे, तो हम 3 लाख का टारगेट अचीव कर सके। कितने कस्टमर को रोज के रोज मिलना पड़ेगा? 6 कस्टमर। ओके ये क्या? ये मिशन है, मिशन। 6 कस्टमर, आज के 6 कस्टमर मिशन है अपना, कन्वर्जन ऑफ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स इनटू वर्क स्ट्रक्चर, कन्वर्जन ऑफ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स इनटू वर्क स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना। ओके ताकि अपने को मालूम पड़े कि भाई यार क्या रिस्पांसिबिलिटी होगी ऑर्गेनाइजेशन की। आई होप ये लॉजिक बैठा आपके दिमाग में। एंड सर अब मेरे को बताओ, आज आपको कितने कस्टमर से मिलना था? कम से कम कितने कस्टमर से मिलना था? 6। आप खाली 4 को मिल पाए और 4 क्लोज हो चुके हैं, 4 क्लोज हो चुके हैं, तो कितना टारगेट अचीव किया आज का? 2 लाख। लेकिन 1 लाख बच गया ना, तो 1 लाख क्या छोड़ दोगे या अगले दिन कवर करोगे? अगले दिन कवर करोगे, यानी अगले दिन का टारगेट क्या हो गया? 3 लाख प्लस 1 लाख, यानी 6 कस्टमर की जगह 8। ये कस्टमर का लॉजिक हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? अगला पॉइंट वही तो बोल रहा,
ओके 7 पॉइंट वही तो बोल रहा है सर क्या हुआ। ओके मिशेल ने जो पर्पस एंड गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव दिए थे उसको ट्रांसलेट किया परफॉर्मेंस मेजरमेंट में, ट्रांसलेट किया हमने मेजरमेंट में, और मेजरमेंट तीन तरीके से की हमने, टाइम, कॉस्ट, परफॉर्मेंस। और ताकि हम इस मेजरमेंट को क्या कर सके, हम मेजरमेंट को ओके क्या कर सके, एसेस कर सके और कंट्रोल कर सके। क्या कर सके, एसेस एंड कंट्रोल। क्या हमारा कॉस्ट उतना ही लगा, क्या हमारा टाइम उतना ही लगा, क्या परफॉर्मेंस वो अचीव हुआ कि नहीं हुआ, वो उसका एसेसमेंट करेंगे और उसको कंट्रोल करेंगे। कंट्रोल करेंगे मतलब क्या, अगले दिन अचीव करेंगे, अगले महीने अचीव करेंगे, व्हाटएवर। आपको अगले दिन ही अचीव करना ऐसा नहीं है, वो तो मैंने अगले दिन का एग्जांपल दिया आपके साथ, इट में हैपन, लेकिन अगले महीने भी तो हो सकता है। इस महीने में 90 लाख करना था मेरे को, 90 लाख नहीं कर पाया, 70 लाख कर पाया, 20 लाख अगले महीने। ये करना। तो लास्ट दो पॉइंट याद रखना, ट्रांसलेट ट्रांसलेट। तो लास्ट दो पॉइंट को कैसे रटोगे, ट्रांसलेशन ऑफ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स इनटू पर्पस, ओके, और वर्क स्ट्रक्चर। ट्रांसलेशन ऑफ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स इनटू वर्क स्ट्रक्चर एंड ट्रांसलेशन। नेक्स्ट पॉइंट वापस आया, ट्रांसलेशन। ओके ट्रांसलेशन किसका, जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है, पर्पस है, ओके उसको ट्रांसलेशन करने का, पर्पस को ट्रांसलेशन करने का। सर किसमें, मेजरमेंट में। किसमें, मेजरमेंट। और मेजरमेंट तीन तरह के होते हैं, कॉस्ट, टाइम, परफॉर्मेंस। कॉस्ट, टाइम, परफॉर्मेंस। और ये मेजरमेंट को क्या करना होता है, एसेस करना होता है और कंट्रोल करना होता है। एसेस करना होता है और कंट्रोल करना होता है। ओके ये सात क्या है, क्वेश्चन क्या है, सात का क्या है, ये क्या है, व्हाट आर द why organization should have a mission, why organization should have a mission statement, organization के पास मिशन स्टेटमेंट क्यों होना चाहिए। तो एक बार फटाफट बता दीजिए, फिर नोट्स में डालते हैं मालिक। ओके ऑर्गेनाइजेशन के पास मिशन स्टेटमेंट क्यों होना चाहिए, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड व्हाई ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव अ मिशन स्टेटमेंट। ओके 7 पॉइंट, पहले 5 को अलग करो फिर 2 को अलग करो। सबसे पहले सबको एक जैसा क्या चाहिए, पर्पस। कौन सा पर्पस, यूनिटी ऑफ पर्पस। सेकंड सिनेरियो बेस है, बेस का के लिए एलोकेटिंग रिसोर्सेस। थर्ड सिनेरियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई साहब, बेस फॉर मोटिवेशन। चौथा गर्मी हो रही है, क्लाइमेट तरह करेगा बिजनेस का, ऑपरेशंस का। फोर्थ सिनेरियो, एक भाई अर्जुन को जैसे लक्ष्य मिला वैसे तुम्हें लक्ष्य मिलेगा, फोकल पॉइंट मिलेगा। एंड नेक्स्ट दो पॉइंट याद रखना, ट्रांसलेशन। एक होगा ट्रांसलेशन ऑफ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव इनटू वर्क स्ट्रक्चर एंड ट्रांसलेशन ऑफ पर्पस इनटू मेजरमेंट। और पर्पस इनटू मेजरमेंट तीन तरह के होते हैं, कॉस्ट, टाइम, परफॉर्मेंस। आई होप एवरीबॉडी क्लियर। LDR रहेगा। ओके आप जो भी अपन अभी एटम देने वाले पॉइंट है, ओके May 25, ओके May 25, September 25, Jan 26, ओके इनके लिए से मेरे हिसाब से May 25 में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ओके September 25 में, मई के पेपर के बाद अपने को डिफाइन होगा मालिक। ओके तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो लेकिन सर इसका इंपॉर्टेंस क्यों आ गया, एक तो पिछले साल May 24 में आया था, दूसरा ये Jan 25 के RTP में आया, Jan 25 के एग्जाम में नहीं आया। Jan 25 के RTP में था, Jan 25 के एग्जाम में नहीं आया। Jan 25 के Jan 25 के एग्जाम में चैप्टर 1 से 2 ही क्वेश्चन आए। पहला वो पार्टली प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव, और नेक्स्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट वाला कॉन्टेक्स्ट जो अपन आगे डिस्कस करेंगे। कितने लेवल ऑफ मैनेजमेंट है जो स्ट्रेटजी बनाते हैं, 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल एंड फंक्शनल लेवल। कैन वी क्लोज ऑन दिस बड़ी। ओके तो पहले फटाफट देख लेते हैं। टू एंश्योर यूनिटी ऑफ पर्पस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, टू डेवलप ए बेसिस और स्टैंडर्ड फॉर एलोकेटिंग ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेस, इसको हाईलाइट रख लेना बड़ी, बेसिस फॉर मोटिवेटिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेस, जनरल टोन देता है, नहीं तो ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट देता है, तो सजेस्ट बिजनेस लाइक ऑपरेशन, फोकल पॉइंट सर्व करता है जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस एंड डायरेक्शन मालूम पड़ सके। ये वाला ध्यान रखना वर्डिंग, टू फैसिलिटेट ट्रांसलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स इनटू वर्क स्ट्रक्चर, ताकि अपने को असाइनमेंट ऑफ टास्क मालूम पड़े। To specify organization purpose and translation of this purpose into goals in such a way that cost, time, performance parameters can be assessed and controls। 3 शब्द याद रखना। तो पर्पस को गोल्स में कन्वर्ट करता है ताकि कॉस्ट, टाइम एंड परफॉर्मेंस पैरामीटर्स को वापस एसेस कर सके। या ये इधर तक आंसर खत्म हुआ आपका। ओके ये आंसर था आपके लिए कौन सा वाला, वाई मिशन। और इसका और एक क्वेश्चन क्या हो सकता है, बेनिफिट्स ऑफ मिशन, benefits of mission statement, benefits of mission statement। तो what are the benefits of mission statement और why organization should have a mission statement। ओके ये ध्यान रखिए। ओके इसके बाद इन्होंने एक लाइन में लिखा हुआ है, मिशन स्टेटमेंट टेक्निकली लिखा क्या होता है। तो मिशन स्टेटमेंट में ओके यू विल फाइंड अपनी कैपेबिलिटी क्या है, अपने कस्टमर कौन है, अपनी एक्टिविटीज क्या है, बिजनेस मेकअप क्या है, ये आपको ढूंढना है। तो आप डेफिनेशन जाके पढ़ लीजिए। डेफिनेशन में आपको, डेफिनेशन किधर लिखा था, मैंने क्या बताया, डेफिनेशन किधर है आपका, इंटेंट में। डेफिनेशन किधर है, इंटेंट की लास्ट लाइन जाके पढ़ लीजिए, डेफिनेशन में आपको मिल जाएगा ये आंसर लिखा हुआ है मिशन केस में। डेफिनेशन, फर्स्ट डेफिनेशन लिखने का और उसके बाद ये लिखने आप मतलब आपको बेनिफिट्स पूछे या वाई ऑर्गेनाइजेशन मिशन पूछे, आपको पहले डेफिनेशन लिखने का फिर ये लिखने का मिशन का। और वो डेफिनेशन एक ही याद रखने का, कौन सा वाला, इंटेंट वाला। विजन का भी, मिशन का भी, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स का भी, तीनों का सेम ही एक्चुअली, बस उधर थोड़ा सा बोलते ना एक लाइन का 19-20 उन्होंने करके रखा हुआ है, बट ठीक है।
हाँ मतलब वो आसान भी है और कीवर्ड एक बार अभी उधर तो लिखना ही है। देखो इट इज लाइक ए फिक्स कॉस्ट, ठीक है, इधर वेरिएबल कॉस्ट है, नहीं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, पर वो वेरिएबल कॉस्ट टॉलरेबल है। उधर वाला वो अच्छा वो आंसर इग्नोर करना है क्या? नहीं, क्योंकि वो आंसर वो स्ट्रैटेजिक इंटेंट का तो आंसर है ही ना, उसी को यूज करेंगे। ओके तो इधर थोड़ा बहुत 19-20 है, बट वो थोड़ा बहुत 19-20 इज मैनेजेबल। ओके अब इसके बाद मिशन स्टेटमेंट में एचडीएफसी बैंक, एलआईसी, एप्पल, इनके मिशन स्टेटमेंट दिए हुए हैं। एचडीएफसी बैंक हैज टू फोल्ड मिशन स्टेटमेंट। फर्स्ट, टू प्रिफर्ड प्रोवाइडर ऑफ बैंकिंग सर्विस टू टारगेट रिटेल एंड होलसेल कस्टमर सेगमेंट, यानी इन्होंने बताया हम दो चीज को देंगे, हम होलसेल वाले को भी बिजनेस देंगे, रिटेल वाला को भी बिजनेस करेंगे। द सेकंड इज टू अचीव हेल्दी ग्रोथ इन प्रॉफिटेबिलिटी कंसिस्टेंट विद बैंक्स रिस्क एपिटाइट, यानी हम ग्रो होना चाहते हैं लेकिन नॉट एट द रिस्क, हम ग्रो होना चाहते हैं रिस्क एपिटाइट के सामने, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए। ओके यानी एक बार ग्रो हो गए अगले साल प्रॉफिट नहीं आया, ऐसा नहीं है, यानी हमारा टारगेट क्या होगा, मिशन क्या होगा, कंसिस्टेंट ग्रो होते रहे। ओके मैं वापस बोल रहा हूँ, देखो आपको ऐसा लगेगा कि दोनों सिमिलर है, कंसिस्टेंटली ग्रो हो रहे होते रहेंगे, ये लिखा है मिशन में, क्या बनना है विजन में लिखा है। तो कल जब क्वेश्चन ड्राफ्ट करोगे तो याद रखना, व्हाट इट वांट टू बी विजन, व्हाट इट इज डूइंग टू अचीव व्हाट, टू अचीव व्हाट मिशन, हमें अचीव करना है। ओके ये पॉइंट ध्यान रखो। एलआईसी ensure and enhance quality of life of people through financial security by providing products and services of aspired attributes with competitive returns and rendering resources of for economic development। एकदम सिंपल है, हम शांति की लाइफ देना चाहते हैं लोगों को, जिंदगी का साथ भी जिंदगी के बाद भी, मिशन ही है उनका। यहां हम खाली जिंदगी के साथ में नहीं दे रहे, जिंदगी के बाद भी तो आपका साथ दे रहे हैं। Apple's mission is to bring best user experience to its customer through innovative hardware, software and services। यानी ये लोग किस में डील करेंगे, हार्डवेयर में, सॉफ्टवेयर में और सर्विस सपोर्ट में, दूसरा और कोई लेना देना नहीं है। पर कहीं पर भी इन्होंने लिखा है ओके आईफोन में यूज करेंगे, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर तो आईफोन हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, टैब हो सकते हैं। ओके टेक्नोलॉजी रिलेटेड कुछ भी हो सकता है, बिकॉज हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, मोबाइल नहीं लिखा है खाली, तो आपको ये देखना पड़ेगा मिशन में डिफाइन है। हाँ ये याद रखिए, ये एमसीक्यू में काम आ सकता है, ये एमसीक्यू में आ सकता है। सर मिशन स्टेटमेंट अच्छा होना चाहिए, खराब होना चाहिए? अच्छा, तो गुड मिशन स्टेटमेंट कैसा होना चाहिए, तो इसकी लाइन पे हाईलाइट रखिए, गुड मिशन स्टेटमेंट प्रिसाइज होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, फिजिबल होना चाहिए, डिस्टिंक्टिव होना चाहिए, मोटिवेटिंग होना चाहिए। तो अगर मैंने बोला आपका मिशन स्टेटमेंट कैसा होना चाहिए, गुड मिशन स्टेटमेंट कैसा होना चाहिए, गुड मिशन स्टेटमेंट कैसा होना चाहिए, अगर मैंने आपको ये बोला हुआ है अच्छा मिशन स्टेटमेंट कैसा होना चाहिए, तो आपका लॉजिक एकदम सिंपल रहेगा। ओके इट शुड बी गुड मिशन स्टेटमेंट कैसा होना चाहिए, तो इट शुड बी प्रिसाइज, क्लियर, फिजिबल, ओके डिस्टिंक्टिव, डिस्टिंक्टिव मतलब अलग, एंड मोटिवेटिंग। लेकिन इसके साथ में अगर आपको मिशन स्टेटमेंट कंपनी के लिए लिखना है तो आपको कैसे होना चाहिए, अगला सवाल ये आता है, इफ वी नीड टू राइट ए मिशन स्टेटमेंट फॉर ए कंपनी, इफ यू नीड टू राइट ए मिशन स्टेटमेंट फॉर ए कंपनी, अगर मुझे मिशन स्टेटमेंट कंपनी के लिए लिखना है तो कैसा होना चाहिए, मिशन स्टेटमेंट अगर कंपनी के लिए लिखना है तो कैसा होना चाहिए, मिशन स्टेटमेंट कंपनी के लिए लिखना है तो कैसा होना चाहिए, तो उसके लिए तीन चीजें ध्यान रखा। डेफिनेशन याद है क्या मिशन का, डेफिनेशन, मिशन का डेफिनेशन याद है क्या, मिशन में क्या क्या होता है, मिशन क्या बताता है, मिशन बताता है बिजनेस डेफिनेशन बताता है, गोल्स क्या है, गोल्स को अचीव कैसे करेंगे, हमारा रोल इन द सोसाइटी क्या है, हमारे शेयर होल्डर को हम पर्पस बताते हैं, हमारा पर्पस बताते हैं शेयर होल्डर को, और इसके अलावा हमारा क्या कैपेबिलिटी है, क्या कस्टमर है, क्या टारगेट है, टेक्नोलॉजी है, कॉम्पिटेंसी है, ये बताते हैं। तो टेक्निकली इसको मैं एक छोटे सा वर्ड में बोलूँ, सीटीसी जैसा, सीटीसी ओके, कॉम्पिटेंसी, टेक्नोलॉजी, कस्टमर, ये बताते हैं हम मिशन में। उसी लाइन पे, उसी डायरेक्शन पे आंसर में जाना। ओके मैं वापस बोल रहा हूँ, क्वेश्चन क्या है, मिशन स्टेटमेंट लिखते वक्त क्या ध्यान में रखना चाहिए, मिशन स्टेटमेंट क्यों चाहिए, पिछले वाले पेज पे चला गया, मिशन स्टेटमेंट लिखते वक्त क्या करना चाहिए, ये है सबसे पहला। मिशन स्टेटमेंट कैसा होना चाहिए, मोटिवेटिंग या डीमोटिवेटिंग, मोटिवेटिंग, तो आपका मैं उल्टा आंसर दे रहा हूं इसमें, तीसरे पहले ला रहा हूं, तो इसमें उल्टा जा रहा हूं मैं। तो थर्ड पॉइंट आप देखो, सबसे पहले गुड मिशन स्टेटमेंट्स आर यूनिक। ओके सबसे पहला पॉइंट ये याद रखना, यूनिक। मोटिवेटिंग कब होगा, जब वो यूनिक होगा। तो पहला उल्टा पॉइंट, मिशन स्टेटमेंट कैसे होने चाहिए, यूनिक। ओके यूनिकनेस पे रखिए काम, यूनिकनेस मतलब ओके आपका मिशन और मेरा मिशन सेम होना चाहिए, नहीं। अभी आप बोलोगे सर ओके यहाँ पर जो बैठे हुए हैं अपन सबका मिशन स्टेटमेंट एक है, नहीं, हर जन का मिशन अलग अलग कॉन्टेक्स्ट है, कोई ग्रुप 1 दे रहा होगा, कोई ग्रुप 2 दे रहा होगा, कोई दोनों ग्रुप दे रहा होगा। सर व्हाट इफ हम सब दोनों ग्रुप दे रहे हैं, तो किसी का टारगेट 300 होगा, किसी का 400 होगा, किसी का टारगेट 500 होगा, किसी का टारगेट, आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट, हर जन का टारगेट अलग अलग होगा। अच्छा सर नहीं ना, सबका टारगेट सपोज 500 ही है, 500 प्लस लाना है 600 में से, तो अच्छा उसमें कोई टारगेट ऐसा होगा जो प्रैक्टिकल में अच्छा करना होगा,
कोई थियरी में अच्छा नहीं नहीं सर, व्हाट इफ हमारा भी प्रैक्टिकल यही टारगेट है, उसका भी प्रैक्टिकल टारगेट है, फिर भी प्रैक्टिकल में भी अकाउंट्स में बेटर होना होगा, टीटी टैक्स में या एफएम में थोड़ा ऊपर नीचे होगा। हर जन का मिशन स्टेटमेंट यूनिक होगा। दूसरा पॉइंट जाइए उल्टा, अ कंपनीज बिजनेस इज डिफाइंड बाय व्हाट इट नीड टू सेटिस्फाई। ओके, मतलब किसको किसको, आप वर्ड देखिए, कस्टमर, दूसरा कस्टमर कौन सा, टेक्नोलॉजी कौन सी, कॉम्पिटेंसी कौन सी, ओके, और एक्टिविटीज क्या परफॉर्म कर रहे हैं। डेफिनेशन की लास्ट लाइन है ये। ओके, यहां पर याद रखिए सीटीसी। ओके, सीटीसी मतलब क्या, कस्टमर, टेक्नोलॉजी, कॉम्पिटेंसी एंड एक्टिविटीज। सीटीसी ए एक्टिविटीज, ये सेकंड पॉइंटर है। बस एक चीज नोट करना, ओके, व्हाइल राइटिंग ए डेफिनेशन, पहले क्या क्या वर्ड है, कस्टमर, टेक्नोलॉजी, कॉम्पिटेंसी, एक्टिविटीज। जब डेफिनेशन देखोगे, डेफिनेशन में कस्टमर, टेक्नोलॉजी, कॉम्पिटेंसी नहीं है, कैपेबिलिटी है। डेफिनेशन लिखते वक्त क्या वर्ड है, कैपेबिलिटी। ओके, अगर आप 2 पेज पीछे जाओगे, जब भी डेफिनेशन सर उसका लॉजिक है, उसके लॉजिक में अपन हेडिंग नहीं घुसेंगे अभी, बट मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, यहाँ पर कैपेबिलिटी देखी जाती है, कैपेबिलिटी। अगर आप पेज नंबर 1.8 में जाओगे, मिशन में हम क्या देखते हैं, कैपेबिलिटी, और इधर क्या वर्ड यूज की जाती है, कॉम्पिटेंसी। बस ध्यान रखना। तो जब डेफिनेशन लिखोगे तो वर्ड क्या यूज करना है, कैपेबिलिटी, और जब आंसर लिखोगे तो वर्ड क्या रहेगा, कॉम्पिटेंसी। ओके, तो मेरा पहला क्वेश्चन वापस आता है। ओके सर, मेरे को बताओ मिशन स्टेटमेंट लिखते वक्त क्या दिमाग में रखना चाहिए। पहला, मिशन स्टेटमेंट यूनिक होना चाहिए। दूसरा, मिशन स्टेटमेंट सीटीसी पे फोकस करना चाहिए। कस्टमर ग्रुप क्या है, ओके, टेक्नोलॉजी क्या है, कंपीटेंसी क्या है, एक्टिविटीज क्या है, ये है। एंड तीसरा पॉइंट, ओके, मिशन स्टेटमेंट का सबसे बड़ा पॉइंट है, ओके, बिजनेस को वो अलग से आइडेंटिटी देना चाहिए। क्या देना चाहिए, आइडेंटिटी। ओके, बिजनेस को ओन स्पेशल आइडेंटिटी देने के लिए रेडी है। ओके, बिजनेस एम्फसाइज करना चाहिए और पाथ फॉर डेवलपमेंट होना चाहिए। मतलब क्या, ओके, आइडेंटिटी देनी चाहिए बिजनेस को। ओके, उसके अलावा बिजनेस एम्फसाइज करना चाहिए एंड पाथ फॉर डेवलपमेंट, यानी आगे कैसे बढ़ने वाले हैं। ओके, अगर मेरी जैसी सेम कंपनी, जैसे मैंने आपको क्या बताया, आप भी ग्रुप 2 दोनों ग्रुप के लिए फोकस कर रहे हो, वो भी दोनों ग्रुप के लिए फोकस कर रहा है, तो दोनों में से भी कैसे कोई आगे बढ़ पाएगा। ओके, हर जन एग्जाम दे रहे हैं, हर जन मेहनत कर रहे हैं, हर जन पढ़ाई कर रहे हैं, फिर भी पास कुछ हो रहे हैं, फेल कुछ हो रहे हैं। पास फेल से ज्यादा ये वर्ड हैशटैग स्टॉप डिस्क्रिमिनेशन, इंस्टीट्यूट ने डिस्क्रिमिनेशन स्टॉप कर दिया, तो सक्सेसफुल, अनसक्सेसफुल। तो फिर इसमें क्या कारण है, क्योंकि मिशन में कुछ तो पॉइंट है, दैट इज कॉल्ड स्पेशल आइडेंटिटी। मिशन में कुछ तो स्पेशल आइडेंटिटी दी हुई है, वो आप देखिए। तो आपके मिशन में स्पेशल आइडेंटिटी होना चाहिए, बिजनेस एम्फसाइज होना चाहिए, पाथ फॉर डेवलपमेंट होना चाहिए। 3 शब्द वापस, स्पेशल आइडेंटिटी, बिजनेस एम्फसाइज, क्या बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस क्या कर रहे हो वो बताना चाहिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पाथ फॉर डेवलपमेंट, ग्रोथ कैसे करने वाले हो। ये 3 पॉइंट आपने ध्यान रखने चाहिए। किसके लिए बड़ी, मिशन स्टेटमेंट बनाते वक्त। क्या बनाते वक्त, मिशन स्टेटमेंट बनाते वक्त। तो अब क्वेश्चन एकदम आराम से जाना, मेरे को बताओ मिशन के लिए क्या क्या किया। सबसे पहला था मिशन के लिए, पहला क्वेश्चन किया, मिशन स्टेटमेंट क्यों चाहिए, व्हाई ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर मिशन स्टेटमेंट। तो कितने पॉइंट है, 7। सबसे पहले 5 अलग रखो, 2 अलग रखो। पहले 5 क्या था, सबको पर्पस एक जैसा, यूनिवर्सिटी ऑफ पर्पस। सेकंड सिनेरियो, बेस फॉर एलोकेटिंग रिसोर्सेज। थर्ड सिनेरियो, मोटिवेटिंग। चौथा सिनेरियो, ओके, गर्मी हो रही है, ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट। 5वां पॉइंट, अर्जुन का तीर, ओके, फोकल पॉइंट। नेक्स्ट 2 पॉइंट, ट्रांसलेशन ऑफ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स इनटू work structure and translation of purpose into goals and objectives so that performance measurement, time, cost, performance can be assessed and controlled। आत्मा क्लियर। ये होने के बाद एक गुड मिशन स्टेटमेंट, बीच में एक पंचायती लिखी, फिर उसके बाद एक गुड मिशन स्टेटमेंट का लिखा था सर, ये 5 पॉइंट एमसीक्यू के लिए काम आएगा। गुड मिशन स्टेटमेंट कैसे होते हैं, क्लियर होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए, फीजिबल होना चाहिए, मोटिवेटिंग होना चाहिए, डिस्टिंक्टिव होना चाहिए। अब मेरा क्वेश्चन और एक आया, मिशन स्टेटमेंट बनाते वक्त दिमाग में क्या रखना चाहिए। 3 चीजें, मैं उल्टा जा रहा हूं। सबसे पहले मिशन स्टेटमेंट यूनिक होना चाहिए। सेकंड, मिशन स्टेटमेंट सीटीसी पे फोकस करना चाहिए, कस्टमर ग्रुप क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है, कंपिटेंसी क्या है और एक्टिविटीज क्या है। उसके अलावा मिशन स्टेटमेंट ने अपनी एक आइडेंटिटी देनी चाहिए, उसके अलावा बिजनेस एम्फसाइज करना चाहिए, एंड अलोंग विद दैट वेरी इंपॉर्टेंट, इट शुड आल्सो गिव ए पाथ फॉर डेवलपमेंट, पाथ फॉर डेवलपमेंट। आई होप ये पॉइंट क्लियर है, इधर तक क्लैरिटी है बड़ी। ओके, ये हुआ। अब ये जो अगला 1.5 पेज मैं दिख रहा हूं, मतलब ये एक पेज, मतलब जो मतलब इधर का आधा और अगले पेज का आधा, ये थोड़ा सा ना अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए ध्यान रखिए। बाकी अदर देन दैट थियोरेटिकली आई डोंट नो इसका कैसे आ सकता है, क्योंकि इसका कोई पास्ट एक्सपीरियंस नहीं है अपने पास। सर अगला पॉइंट क्या है, देखिए, एक दिन में मिशन नहीं आया। अच्छा मेरे को बताओ, एक कल मैंने नाम आपको हाईलाइट करने बोले थे, ओके, रिकॉल करके बताइए, स्ट्रैटेजी का पुराना नाम क्या था, स्ट्रैटेजी का पुराना नाम और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का पुराना नाम। स्ट्रैटेजी का पुराना नाम प्लान, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का पुराना नाम बिजनेस पॉलिसी। उसी तरह मिशन, पहले मिशन नहीं बोलते थे अपन, मिशन के ऊपर हाईलाइट, ये मिशन आज के डेट में अपन डिस्कशन करने आए हुए हैं। ओके, ये पहले वाले कंटेक्स्ट में मिशन नहीं बोला जाता था, मिशन का कोई पॉइंट नहीं था, प्लानिंग का हिस्सा था। किसका हिस्सा था, स्ट्रैटेजी मतलब मिशन।
प्लानिंग मतलब मिशन, मिशन आपकी प्लानिंग जो होती थी मिशन का कॉन्टेक्स्ट होता है। अच्छा मेरे को बताओ, डोंट यू थिंक दिस इज आल्सो कंसेप्चुअली करेक्ट? अगर मुझे वहां पर अटैक करना है तो मैं कैसे करने वाला हूं, क्या करने वाला हूं? ये मेरा मिशन है, ये मेरा प्लान भी है और ये मेरी स्ट्रैटेजी भी है। तो टेक्निकली ओके ये ट्रेडिशनली इसको क्या बोला जाता था, और ट्रेडिशनली इसके ऊपर मिशन के ऊपर बहुत अच्छे से ज्यादा एम्फसाइज करने वाले पीटर डकर थे, पीटर ड्रकर एंड थियोडोर लेविट। इन्होंने पहली बार एम्फसाइज किया ये स्टेटमेंट को। और मैं बोल रहा हूँ मिशन में ओके मिशन और विजन ये इंटरचेंजेबली यूज किया जाता था। तो बेटे को पीटर क्या बोलते हैं, पीटर भाई साहब क्या बोलते हैं? पीटर भाई साहब फर्स्ट टू एजुकेट द इशू थ्रू देयर राइटिंग्स, दे एम्फसाइज दैट एज अ फर्स्ट स्टेप इन द बिजनेस प्लानिंग, first step in the business planning, okay, every business firm must clarify their corporate mission and define accurately the business the firm engaged in। तो इन लोग ने पहली बार शब्द यूज किया मिशन क्या है, कौन सा मिशन? कॉर्पोरेट मिशन। ओके, they also explain towards facilitating the task the firm should raise and answer the certain basic question। तो उनके हिसाब से ये कुछ क्वेश्चंस है उन्होंने पूछे, अगर आप ये आंसर दोगे तो आपको अपना मिशन समझेगा। पर लेकिन मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन खाली मिशन के नहीं है, ये विजन प्लस मिशन के कॉम्बिनेशन क्वेश्चन दिए उन्होंने। सर ये किसने दिए? पीटर डकर ओके एंड थियोडोर लेविट। सर क्या क्या है? what is our mission, what is our ultimate purpose, what do we want to become, what kind of growth we seek, what business we are in। ये 5 पॉइंट रटना बहुत आसान है, ये 5 पॉइंट रट लेने के। क्योंकि अगर क्वेश्चन कभी भी आया थियोरेटिकल, पीटर डकर ने जब पहली बार बताया था तो उन्होंने मिशन स्टेटमेंट को कैसे एम्फसाइज किया था, तो उन्होंने कौन से क्वेश्चन पूछे थे, कौन से क्वेश्चन पूछना है? तो सबसे पहले 5 ये याद रख लो, हमारा मिशन क्या है, हमारा पर्पस क्या है, ओके हमारा हमको क्या बनना है, हम क्या ग्रोथ देखना चाहते हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ओके कौन से बिजनेस में हम है। ये 5 तो याद रहते हैं। इसके बाद आप थोड़ा सा ध्यान रखो, ओके डू वी अंडरस्टैंड अवर बिजनेस करेक्टली एंड डिफाइन एक्यूरेटली, ओके यानी अब भी जो बिजनेस करे हो क्या करेक्ट है। हाउ डू वी इंटेंड टू सर्व, ओके किसको सर्व करना चाहिए, whom do we intend to serve, what human do we intend to serve through our offer, कौन से ह्यूमंस को देना है, what bring us to particular business, what would be the nature of the business and what business would be like in future। तो इसमें से टेक्निकली आप पहले 5 याद रख लो और 2-3 जो नीचे वाले पॉइंट है उसमें से याद रख लो, आपका एटलीस्ट 7-8 पॉइंट का तो काम हो जाता। पर पहले 5 याद रखना कोई डिफिकल्ट चैलेंज नहीं है। क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है, लेकिन क्वेश्चन कैसे आएगा ये भी मालूम नहीं है। रीजन सिंपल है, क्योंकि ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ही पहली बार है। तो पीटर डकर ने भाई साहब ने ये कॉन्सेप्ट दिया। लेकिन इसके बाद और एक कॉन्सेप्ट है, पीटर डकर क्या बोलते हैं, ओके मिशन को हम 2 तरह से आंसर में डाल सकते हैं, और ये चैप्टर 3 में भी अपन थोड़ा सा देखेंगे, एम्फसाइज करेंगे चैप्टर 3 के टाइम पे। मिशन 2 तरह से हो सकते हैं, एक प्रोडक्शन ओरिएंटेड और एक है मार्केटिंग ओरिएंटेड। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन ओरिएंटेड और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्केटिंग ओरिएंटेड? जब मैं प्रोडक्शन ओरिएंटेड बोलूंगा ना तो मिशन स्टेटमेंट ऐसे मोटिवेटिंग नहीं लगेगा, हम क्या कर रहे हैं ठीक है भाई ये बना रहे हैं। एग्जाम्पल अगर अगर आप एग्जाम्पल स्क्रीन पे देखते हो तो आपको ये दिखा है लैक्मे का मिशन अगर ऐसा लिखा प्रोडक्शन ओरिएंटेड आंसर रहा, इन अ फैक्ट्री वी मेक कॉस्मेटिक्स, कितना ऐसा चोमू लग रहा है, क्या मजा भी नहीं आ रहा है। लेकिन उनका मिशन स्टेटमेंट कैसा है, ओके इन रिटेल आउटलेट वी सेल होप, होप हम होप दे रहे हैं आपको, ओके उसी तरह ओके इंडियन ऑयल पेट्रोल कंपनी, अगर उनका प्रोडक्शन ओरिएंटेड वी प्रोड्यूस ऑयल एंड गैसोलाइन प्रोडक्ट्स, लेकिन ये देखो क्या लेते हैं, वी प्रोवाइड वेरियस टाइप्स ऑफ सेफ एंड कॉस्ट इफेक्टिव एनर्जी। मार्केटिंग ओरिएंटेड आंसर, मार्केटिंग ओरिएंटेड। जब अपन चैप्टर 3 में जाएंगे, चैप्टर 3 में हम सेल्स एंड मार्केटिंग को पढ़ेंगे, तो मार्केटिंग में अपन यही डिस्कस करेंगे कि मार्केटिंग करते वक्त ओके हमने जो मार्केटिंग का क्राइटेरिया होना चाहिए वो किस बेसिस पे होना चाहिए, अट्रैक्ट करना चाहिए कस्टमर को, मोटिवेट करना चाहिए जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट खरीद सके। सेम लॉजिक मिशन स्टेटमेंट ऐसा होना चाहिए ताकि वो सामने वाले को मालूम पड़े कि भाई हम बहुत अट्रैक्टिव है। ओके इंडियन रेलवेज वी रन रेल रोड, नहीं रे भाई साहब वी ऑफर ट्रांसपोर्टेशन एंड मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम। तो मेरा क्वेश्चन है पीटर डकर क्या बोलते हैं, मिशन स्टेटमेंट कैसा होना चाहिए, प्रोडक्शन ओरिएंटेड या मार्केटिंग ओरिएंटेड? मार्केटिंग ओरिएंटेड। तो ये बोलते हैं कि अगर ऐसा किया तो आपके मिशन स्टेटमेंट बढ़िया से हो जाएंगे, एंड दैट्स वेयर आवर कॉन्सेप्ट कम्स इनटू पिक्चर बड़ी। ओके so according to Peter Drucker, every organization must ask important question what business we are and get a correct and meaningful answer. The answer should be a marketing or external perspective and should not be restated to the production or generic activities. मार्केटिंग प्रैक्टिस पर्सपेक्टिव से होने चाहिए भाई, जनरल एक्टिविटीज में नहीं होने चाहिए। और ये टेबल आपको उसके लिए समझा देता है, दर्शाता है क्या आंसर रहना चाहिए। इज दैट पॉइंट क्लियर बड़ी? तो ऑनलाइन पढ़ लोग जो देख रहे हैं, जो देख रहे हैं ध्यान रख रहे हैं, क्लियर
तोड़ मालिक। बढ़िया। तो सर यहाँ पर अपन मिशन खत्म करते हैं, मिशन की कहानी खत्म हो जाती है, मिशन की कॉन्सेप्ट क्लोज हो जाता है। सर व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट मिशन, आई होप मिशन की कहानी को क्लोज करें बड़ी। तो सर मैंने क्या क्या क्लोज किया अपन ने अभी? विजन खत्म किया, मिशन खत्म किया, विजन खत्म किया, मिशन खत्म किया। ओके सर, अभी हम बढ़ रहे गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में। गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में हम दो तरह के क्वेश्चन देखेंगे। गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, और गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स लॉन्ग टर्म हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म हो सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए क्या पॉइंट होने चाहिए। ओके एंड ऑलमोस्ट दिस विल बी ए लास्ट पार्ट, ओके, जहां पर इंटेंट खत्म हो जाता है और इसके बाद अपन जाते हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में। तो सर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के लिए क्या पॉइंट है? तो वापस पहला जो पार्ट है, पहला पेज है, ओके, ये इग्नोर भी कर सकते हो आप, क्योंकि एग्जैक्टली अपन ये आंसर कहां से देख सकते हैं? डेफिनेशन, पहला वाला डेफिनेशन। गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, मेरे को बताओ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में कौन प्रिसाइज टर्म है? प्रिसाइज कौन है? ऑब्जेक्टिव। कौन लॉन्ग टर्म है? गोल्स। लेकिन हम दोनों को इंटरचेंजेबली यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर दोनों को डिफरेंशिएट नहीं किया गया है। सेम लॉजिक यहाँ पर डिस्कशन किया हुआ है। इज द पॉइंट क्लियर? पहला क्वेश्चन आता है, ओके, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, ये करंट आरटीपी में भी आपके May 25 के आरटीपी में आपको मिल जाएगा। ये करंट आरटीपी का क्वेश्चन भी है, आरटीपी May 25। आरटीपी May 25 का वीडियो ऑलरेडी मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है, ओके, अमित तातेड़ू के चैनल पे, ओके, वहाँ पर आप देख सकते हो, ओके, जहाँ पर आरटीपीज ऑफ May 25 एसएम भी है, ऑडिट भी, सब अपलोड किया हुआ है। तो उसको देखना है तो वो क्लोज कर सकते हो, और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस के बारे में भी डिस्कशन पॉइंट आ जाता है। सर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के लिए अपन क्या डिस्कस करें? गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के लिए, ओके, सबसे पहला पॉइंट क्या डिस्कस करना है? डिस्कस एकदम क्लियर करना है सर, ध्यान रखिए। पहला कॉन्सेप्ट, जब गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के लिए पहला कॉन्सेप्ट जो डिफाइन किया जाएगा, इट वाज लाइक दिस, ओके। गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के लिए तरीका याद रखिए, मैं 4 टुकड़े बना रहा हूँ, डिवाइड एंड रूल कर रहा हूँ, पहले 4 याद रखिए। गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, ओके, जो हम देखेंगे, ओके, यहाँ पर सबसे पहले मैं वापस बोल रहा हूँ, वी आर डिस्कसिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, वी आर डिस्कसिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स सर क्या होना चाहिए? सबसे पहले याद रखना, ऑब्जेक्टिव्स कैसे होने चाहिए? कॉन्क्रीट होने चाहिए। क्या होने चाहिए? कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट एंड टाइम फ्रेम में होने चाहिए। ओके, तो पहला पॉइंट कॉन्क्रीट याद रखिए, सेकंड टाइम फ्रेम याद रखिए, थर्ड पॉइंट याद रखिए, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स कंट्रोलेबल होने चाहिए। क्या होने चाहिए? कंट्रोलेबल। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स चैलेंजिंग होने चाहिए। क्या होने चाहिए? चैलेंजिंग। 4 पॉइंट, ओके। कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट, पहला स्टार्ट करेंगे कॉन्क्रीट, टाइम फ्रेम, ओके, मेजरेबल, ओके, चैलेंजिंग, कंट्रोलेबल एंड चैलेंजिंग। तो भाई साहब ये 4 पहले याद रखिए, ये 4 पहले याद रखिए। कॉन्क्रीट, टाइम फ्रेम, मेजरेबल, कंट्रोलेबल एंड चैलेंजिंग। मेरा पहला क्वेश्चन है सर, कॉन्क्रीट मतलब क्या? डिफाइन करिए। ओके, 500 करोड़ कमाने हैं, 1000 करोड़ कमाने हैं, 100 करोड़ कमाने हैं, 10 करोड़ कमाने हैं, 1 लाख कमाना है, 2 लाख कमाना है, वो है, दैट इज कॉल्ड कॉन्क्रीट। सर टाइम फ्रेम, अगले 1 साल में कमाना है। अगर आप ऐसे बोल रहे हो सर सीए इंटर क्लियर होना है, तो मैं बता रहा हूँ आपका ऑब्जेक्टिव नहीं है, क्योंकि आप बोल रहे हो इंटर क्लियर होना है, तो ये आपका कॉन्क्रीट है, लेकिन टाइम फ्रेम नहीं है ना। इंटर May 25 में क्लियर होना है, कॉन्क्रीट टाइम फ्रेम। इंटर सितंबर 25 में क्लियर होना है, Jan 26 में क्लियर होना है, कॉन्क्रीट टाइम फ्रेम। आई होप ये पॉइंट क्लियर है। कॉन्क्रीट टाइम फ्रेम, मेजरेबल, कंट्रोलेबल, क्लियर होना है तो कितने से क्लियर होना है? 150 लाना है, 300 लाना है, क्या लाना है? 40 पर सब्जेक्ट लाना है, किसमें कितना लाना है? ओके भाई साहब, ये चैलेंजिंग, ये तो आपको समझ में आ रहा होगा, चैलेंजिंग है। बीकॉम की एग्जाम, ओके, और उसके बाद इंटर की एग्जाम, दोनों में चैलेंजिंग कौन है? इंटर। चैलेंजिंग होना चाहिए सर, चैलेंजिंग। सर व्हाट इज मीनिंग ऑफ चैलेंजिंग? ओके, एग्जांपल बोल रहा हूँ, चैलेंजिंग का ओफू समझा रहा हूँ। अगर मैंने पिछले महीने में 1000 यूनिट मैन्युफैक्चर की है, अब मेरे को बताओ अगले महीने में 800 यूनिट मैन्युफैक्चर करने बोलूंगा, तो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स चैलेंजिंग नहीं है। चैलेंजिंग कब होगा? ओके हाँ भाई 1200 यूनिट है, मेरे को बताओ ना, पहले सीए फाइनल क्यों नहीं आ रही है? सीए फाउंडेशन क्यों आ रही है? पहले सीए फाइनल दे दो, फिर सीए इंटर दो, और फिर सीए फाउंडेशन दो। माँ कसम, चैलेंज खत्म हो जाएगा ना। चैलेंज क्यों हो रहा है? जब आपके 3 अलग लगा रहे, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स चैलेंजिंग हो रहा है। चैलेंजिंग होना चाहिए, डिफिकल्ट होना चाहिए, पर याद रखना औकात में होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि भाई यार वो औकात में है ही नहीं, यानी वो लास्ट पॉइंट देखोगे तो, ओके, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव शुड बी विद इन द कंस्ट्रेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ओके, औकात में होना चाहिए, मतलब इस चीज आपको कंस्ट्रेंट को ध्यान में रखना पड़ेगा। ओके, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के सामने ये कंस्ट्रेंट में काम कर रहा है कि नहीं, ये देखना पड़ेगा। ओके, तो कंस्ट्रेंट में होना चाहिए। नेवरदलेस पहले 4 पॉइंट क्लियर है सबको? तो पहला पॉइंट क्या होना चाहिए? कॉन्क्रीट, टाइम फ्रेम में होना चाहिए। ओके, उसके बाद क्या होना चाहिए? मेजरेबल एंड कंट्रोलेबल, और क्या होना चाहिए? चैलेंजिंग।
फिर अब और एक याद रखना, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ रिश्ता बनाना चाहिए, क्योंकि आपको गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव हासिल करना है तो आपको कौन मदद करेगा? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ओके, एंड गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स मेरे को आप बताइए, ओके किसके अंदर कौन होता है? मिशन के अंदर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होता है या गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के अंदर मिशन होता है? मिशन के अंदर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होता है। तो मेरे को आपको नहीं लगता क्या गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स बना तो मिशन बनने में आसानी होगी? तो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आल्सो फैसिलिटेट टू डेवलप ए मिशन, मिशन एंड पर्पस। तो पहले दो पॉइंट अलग से याद रखिए। ओके, डेवलप अ रिलेशनशिप बिटवीन इट्स एनवायरनमेंट, इट आल्सो फैसिलिटेट टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ मिशन एंड पर्पस। ये समझा क्या? सेकंड पॉइंट समझा क्या? नेक्स्ट दो पॉइंट, ओके इट इज अ बेसिस। सर बेसिस, सर बेसिस काय के लिए? स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग के लिए बेसिस है। ओके, वी कैन इवैल्यूएट टू डिसीजंस बेस्ड ऑन मिशन। हम अपने मिशन के बेसिस पे, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पे स्ट्रैटेजिक डिसीजन इवैल्यूएट कर सकते हैं। सर इसका एग्जांपल, ओके अगर बाई चांस मेरे को 500 करोड़ कमाने हैं और 500 करोड़ मेरे को मालूम पड़ रहा है कि भाई यार 400 करोड़ मेरे पास हो रहे हैं, 100 करोड़ कम पड़ रहे हैं, तो क्या मैं एक्विशंस, मर्जर एक्विशंस कर सकता हूं जिससे टारगेट अचीव हो सकता है? डिसीजन, डिसीजन, डिसीजन लेने के लिए बेसिस है। एंड इट इज ऑल्सो ए बेसिस फॉर परफॉर्मेंस अप्रेजल। बेसिस फॉर परफॉर्मेंस अप्रेजल, क्या हमने अपना टारगेट अचीव किया या नहीं किया, ये अपने को समझ में आएगा। तो बेसिस, बेसिस दो जन के लिए बेसिस, दो जन के लिए बेसिस। सर बेसिस क्या है? ये स्टैंडर्ड मतलब बेसिस ही है। बेसिस किसके लिए है? डिसीजन मेकिंग के लिए बेसिस है, परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए बेसिस है। एमसीक्यू ध्यान रखना सर, ये बेसिस में कंफ्यूजन होगा। क्वेश्चन आया बेसिस फॉर एलोकेटिंग रिसोर्सेस, मिशन। Basis for allocating resources, mission. Basis for strategic decision making, goals and objectives. Basis for performance measurement, goals and objectives. Basis, basis, basis. बेसिस, 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 बेसिस मिक्स मत होने देना। इज दैट पॉइंट क्लियर? एंड अगर आपके दो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है, मेरे को बताओ, आपका भी इंटर भी चल रहा होगा, बीकॉम भी चल रहा होगा। अगर बीकॉम चल रहा है और इंटर चल रहा है, क्या दो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है आपके? गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स दो है, दो एग्जाम देने हैं, दोनों को कोरिलेट, को रिलेट बराबर होने चाहिए। कौन से टाइम पे क्या देना है, कौन से क्या करना है, दोनों का गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स अचीव होना चाहिए। डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स शुड कोरिलेट विद ईच अदर, डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स शुड कोरिलेट विद ईच अदर। ये हुए तुम्हारे सारे ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सर कैरेक्टरिस्टिक्स को कैसे याद रखोगे? पहले चार याद रख, पहले चार क्या है? सबसे पहले चार क्या क्या है? ओके, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए? कॉन्क्रीट, टाइम फ्रेम होना चाहिए, कंट्रोलेबल एंड मेजरेबल होना चाहिए, एंड चैलेंजिंग होना चाहिए। नेक्स्ट दो, बाहर के साथ रिश्ता बना रहा है, रिलेशनशिप विद एनवायरनमेंट। ओके, और आगे ये किसको बनाने के लिए मदद करता है? मिशन एंड पर्पस को। नेक्स्ट दो, बेस, बेस, बेस। सर बेस किसके लिए है? बेस फॉर स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग, बेस फॉर परफॉर्मेंस अप्रेजल। स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग, परफॉर्मेंस डिसीजन मेकिंग, दो ऑप्शन में से क्या सिलेक्ट करे? एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल, कितना टारगेट अचीव हुआ कि नहीं। और उसके बाद लास्ट दो, ओके अपनी औकात में काम करना चाहिए, और दो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव साथ में कोरिलेट होने चाहिए। तो डिफरेंट गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव शुड कोरिलेट विद ईच अदर एंड इट शुड बी विद इन द कंस्ट्रेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आई होप ये गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्लियर है बड़ी। या आरटीपी, करंट आरटीपी मई 25 का क्वेश्चन है, हो सकता है आपको एग्जाम में मुलाकात हो जाए, ओके आ जाए। सितंबर 25 में आया हुआ था, ओके 24 में आया हुआ था, मई 25, सितंबर 25, व्हाटएवर एग्जामिनेशन में मिल सकता है मालिक। कैन वी क्लोज ऑन दिस बड़ी? क्लियर है बड़े? ओके, अब गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आपको ध्यान रखना पड़ेगा, दो तरह के होने चाहिए, एक होता है शॉर्ट टर्म, एक होता है लॉन्ग टर्म। अब ये आगे आगे नीचे, पहले एक बार मैं डायरेक्टली जो आंसर है वो क्लोज करते हैं, फिर बाद में ओके ये है ओके बड़ा चढ़ा के बताया हुआ है, तो पहले इस पे आंसर कम क्लोज करते हैं। 1.13 पे आ जाइए, लॉन्ग टर्म गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए? तो लॉन्ग टर्म गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स कितने एरियाज में चाहिए? 7 एरियाज में। सर 7 एरियाज को कैसे याद रखोगे? ओके पी 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 पे पहला पीटीसी याद रखो, पीटीसी। पी पी पहला पी, प्रॉफिटेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, पोजीशन एंड पब्लिक रिस्पांसिबिलिटी, पी रेज टू 4। ओके पहला होगा प्रॉफिटेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, पोजीशन एंड पब्लिक रिस्पांसिबिलिटी, पी। ई ई ई स्क्वायर, एम्प्लॉय डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉय रिलेशन, एंड लास्ट ओके टी, ओके दैट इज कॉल्ड टेक्नोलॉजी, पेट पेट, P रेज टू 4, E रेज टू 2 एंड T, पेट पेट पेट। पेट का मतलब क्या होगा? P का मतलब क्या होगा? प्रोडक्टिविटी, प्रॉफिटेबिलिटी, पोजीशन एंड पब्लिक रिस्पांसिबिलिटी। ई एम्प्लॉय, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय में क्या होगा? एम्प्लॉय रिलेशन, एम्प्लॉय डेवलपमेंट, एंड T मतलब टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप। यानी सर मतलब क्या होगा? ओके कोई भी कंपनी गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स जब बनाएगी, ये 7 एरिया में गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स बना सकती है कंपनी, पर ये गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स कौन से हो सकते हैं? लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म नहीं। कौन से हो सकते हैं बड़ी? लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं बड़ी। एम आई क्लियर? तो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, उसके लिए आप ये देखोगे, कॉन्टेक्स्ट आप देखते हो, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म क्या करना है उसके लिए देखा जाता है मालिक। ओके अब मेरा क्वेश्चन है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को कैसे डिवाइड करेंगे? अगले एक साल में मैं वो बोल रहा हूँ, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स कॉन्क्रीट भी होना चाहिए, टाइम फ्रेम में भी होना चाहिए, ये क्लियर है, ये क्लैरिटी है इस पे आप लोगों को।
अगले 1 साल में अगर मुझे 10 करोड़ कमाने हैं, 12 करोड़ कमाने हैं, 12 करोड़, तो 1 महीने में कितने कमाने हैं? 1 करोड़ नहीं बोलोगे। अगर आपने 1 करोड़ बोला तो अगले महीने में भी 1 करोड़, चैलेंजिंग नहीं होगा? तो कभी भी इक्वली डिवाइड नहीं करते। इक्वली डिवाइड किया तो चैलेंजिंग कैसे होगा गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स? तो क्या होगा, इस महीने में हम बनाएंगे 70 लाख, 60 लाख, 70 लाख, अगले महीने बनाएंगे 70 लाख, उसके अगले महीने बनाएंगे 80 लाख, उसके महीने में 85 लाख, समथिंग लाइक दैट। ऐसे करके एक टाइम आएगा जब महीने में 1 करोड़ कमाएंगे, और उसके बाद अगले महीने में 1.2, 1.3, सो ऑन। तो अगर मैं बोल रहा हूँ लॉन्ग टर्म गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है, अगर आप शॉर्ट टर्म गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन नहीं करोगे ना, तो आप टारगेट अचीव नहीं कर पाओगे। मालूम पड़ा एकदम एंड में जाओगे और बाद में मालूम पड़ेगा मां कसम 12 करोड़ का टारगेट था, 1 करोड़ ही हुआ पूरे साल के एंड में। तो अगर आप शॉर्ट टर्म बना पाओगे ना, तो शॉर्ट टर्म बना पाओगे तो रीएडजस्ट बहुत जल्दी कर पाओगे। तो देयर शुड बी ऑलवेज 2 टाइप्स ऑफ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। कौन से? लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। ओके, तो लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स होने जरूरी है। आई होप ये क्लियर है क्या बड़ी? ये पैराग्राफ में वही ज्ञान छिपा है, ज्ञान ज्ञान पढ़ लो। A need for both short-term and long-term objectives. As a rule, companies set for financial and strategic objectives out to include both short-term and long-term performance targets. Having quarterly or annual objectives focuses the attention delivering immediate performance improvements. Target to be achieved within 3 to 5 years. Prompt consideration of what to do now to put company in position to perform better down the road. आज क्या करेंगे ताकि वो बेटर कर पाएंगे? A company has that objective of doubling the sales within 5 years, can't wait till the end of 3rd and 4th year. समझा? मतलब अगर मुझे सेल्स को डबल करना है 5 साल के अंदर अंदर, 3rd या 4th में जाके डबल नहीं करूंगा यार, मेरे को स्टार्टिंग से ही डबल करना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव सेट करने पड़ेंगे, वो होते हैं शॉर्ट टर्म। Okay, by spelling out annual or perhaps quarterly performance targets, management indicates the speed at which long range targets are to be approached. ये समझा क्या? ओके, अच्छा मेरे को बताओ, अगर मैं बोलता हूँ आपको 5 साल के बाद आपको 50 करोड़ कमाने हैं, क्या हम बीच में अगर कुछ भी इवेल्युएट नहीं करें तो दिक्कत क्या आएगी मालूम है क्या? 5 साल के बाद जब इवेल्युएट करेंगे हो सकता है हम कहीं पर भी नजदीक भी ना हो। इसीलिए व्हाट दे आर सेइंग, ओके इवेल्युएट करो। कैसे कैसे करो? शॉर्ट टर्म में करो, क्वार्टरली करो, क्वार्टरली करते जाइए, क्वार्टरली के साथ में ओके एनुअली करते जाइए, एनुअली करते जाइए, तब जाके आपको मालूम पड़ेगा आपके टारगेट अचीव हुए कि नहीं हुए। नहीं तो ईयर एंड तक वेट करोगे तो कुछ होगा नहीं, हासिल नहीं होगा मालिक। अब इसमें कुछ एमसीक्यू के रिलेटेड कुछ रहेगा पर ज्ञान नहीं छिपा हुआ है, मैंने इसके लिए रखा है, सिर्फ एमसीक्यू की वजह से रखा हुआ है इस पॉइंट को। तो कुछ एमसीक्यू पॉइंट मैं हाईलाइट करा दे रहा हूं। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स रिप्रेजेंट द रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड फॉर परसुइंग सर्टेन स्ट्रेटजीज। Strategies represent the action to be taken to accomplish long-term objectives. The time frame for objectives and strategies should be consistent, usually for 2 to 5 years. Okay, याद रखना consistency होनी चाहिए 2 to 5 years. Short-range objectives can be identical to long-term objectives if organization is already performing at the targeted long-term level. For instance, if a company has an ongoing objective of 15% profit every year and is currently achieving its objective, then company's long range and short range objectives coincide. The most important situation in which short range objective differs from long range occurs when managers are trying, ये देखो ये लाइन ध्यान रखो, to elevate organization performance and cannot reach the long range target in just 1 year. Short range objectives then serve as a step towards achieving long term objectives. मैनेजमेंट से गड़बड़ हो सकती है। अगर आप शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स नहीं करोगे, आप लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव बहुत डिफरेंट रखोगे, ओके बहुत दिक्कत आएगी। दिक्कत क्या आएगी? अल्टीमेटली यू विल नीड टू वेट टिल एंड एंड दैट विल बी अ बिगेस्ट प्रॉब्लम। क्लियरली एस्टैब्लिश ऑब्जेक्टिव्स ऑफर मेनी बेनिफिट्स. The provide direction, allow synergy, aid in evaluation, establish priority, reduce uncertainty, minimize conflict, stimulate extraction and aid in both allocation of resources and design of job. ये जो मैंने इधर येलो में किया है, ये कभी क्वेश्चन दिखा नहीं है एग्जाम में, लेकिन एक क्वेश्चन का फॉर्म बन सकता है सर। गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, ओके गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स बनाने के कुछ बेनिफिट होते हैं क्या? गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्यों बनाना चाहिए? वाई मिशन, मिशन स्टेटमेंट क्यों बनाना चाहिए? 7 बेनिफिट, 5 और 2 याद आया? उसी तरह गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्यों बनाने चाहिए? पहला वाला जो आंसर दिखा था वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स था। लॉन्ग टर्म गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आपने पढ़ा, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स पढ़े आपने, क्यों बनाने चाहिए ऑब्जेक्टिव्स? तो ये जो येलो वाला आंसर है ये आंसर है, लेकिन इसका कहीं पर ऐसे जिक्र नहीं है किधर भी। तो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स बनाने का फायदा क्या होगा सर? सबसे पहला ओके मुझे क्या मिलेगा? डायरेक्शन। दूसरा क्या मिलेगा? सिनर्जी। तीसरा क्या मिलेगा? एड इन इवैल्यूएशन, प्रायोरिटी समझ में आएगी, अनसर्टेनिटी कम होगी, कॉन्फ्लिक्ट्स कम होंगे। ओके स्टिमुलेट एक्सर्शन, एक्सर्शन मतलब स्टिमुलेट एक्सर्शन मतलब क्या होता है? मेरे को एक्सर्ट करना, चैलेंजिंग होना चाहिए ना गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स।
तो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव अगर चैलेंजिंग रहा तो एक्सर्ट करवाएगा मुझसे, समझ में आ रहा है, एक्सर्शन करवाएगा। एंड एड इन बोथ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड डिजाइन ऑफ जॉब, मदद करता है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड डिजाइन ऑफ जॉब में। वैसे एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज कौन करता है, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स या मिशन? बेसिस फॉर एलोकेटिंग रिसोर्सेज मिशन, याद रखना, उसको मदद करता है ये। गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स मदद करता है, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स रिसोर्सेज एलोकेट नहीं करता, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव रिसोर्सेज एलोकेट नहीं करता, मेक इट श्योर। क्लियर बड़ी? तो ये एक एडिशनल पॉइंट था जो आपको बता दिया। वैल्यूज ओके, अगर आपको पढ़ना है तो पढ़िए, नहीं तो मैं इसको आई विल कवर आफ्टर चैप्टर 5। चैप्टर 5 होने के बाद अपन कवर करेंगे वैल्यूज केस में। अभी हाल फिलहाल में वैल्यूज केस में नहीं जा रहा हूँ। वैल्यूज में चैप्टर 5 में जब अपन देखेंगे ना वैल्यूज का कॉन्टेक्स्ट, तब अपन कॉन्टेक्स्ट वैल्यूज के ऊपर बात करेंगे। चैप्टर 5 में वैल्यूज की बहुत तोड़ चर्चा की गई है। अगर आपको मालूम है, मतलब अगर आपने देखा होगा चैप्टर 5 के इसमें, तो आपको मालूम होगा कल्चर के बारे में बताया हुआ है। ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर क्या है, कल्चर स्ट्रैटेजी सपोर्टिव होना चाहिए या स्ट्रैटेजी नॉट सपोर्टिव होना चाहिए? स्ट्रैटेजी सपोर्टिव होना चाहिए, रेजिस्ट नहीं होना चाहिए। ये कब होगा? जब वैल्यूज सही रहेगी। आप नई स्ट्रैटेजी डाल रहे हो, मेरा स्टाफ रेजिस्ट कर रहा है नहीं डालने का, ओके, कल्चर का प्रॉब्लम है, कल्चर आपको चेंज करना पड़ेगा। एंड दैट्स वेयर द कॉन्सेप्ट कम्स इनटू पिक्चर। तो कल्चर के ऊपर, ये वैल्यूज के ऊपर अपन कब बात करेंगे? चैप्टर 5 के इंडेक्स में। ओके, इसके बाद वाला एक क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, स्ट्रैटेजिक लेवल्स इन ऑर्गेनाइजेशन। हाउ मेनी स्ट्रैटेजिक लेवल्स इन ऑर्गेनाइजेशन आर देयर? 3। कौन से? कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल एंड फंक्शनल लेवल। अब यहां पर अपन को तीनों को समझना होगा और तीनों को बहुत अच्छे से इज्जत से समझना होगा और बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, अब ये तीनों का कॉन्सेप्ट, ओके, तीनों के कॉन्सेप्ट में बहुत ही चर्चा का विषय और बहुत ही अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ध्यान रखिए। सर कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल, फंक्शनल लेवल, ओके, आई डोंट नो वेदर यू रिमेंबर और नॉट, बट ये मैंने कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल, फंक्शनल लेवल आपको डे 1 पे मैंने कुछ समझाया था। अगर आपको याद है, टाटा के ग्रुप से, टाटा ग्रुप में सिर्फ 2 बना रहा हूं, टाटा मोटर्स, टाटा सॉफ्टवेयर, टाटा कंसल्टेंसी सॉफ्टवेयर। मैं सॉफ्टवेयर को बाजू में रख रहा हूं, पर मैं डिजाइन के लिए बना रहा हूं। मोटर्स में प्रोडक्शन होगा, एचआर होगा, अकाउंट्स होगा, टेक्नोलॉजी R&D होगा। ओके, इधर जो बंदा है उसको हम नाम देंगे कॉर्पोरेट लेवल, इधर जो बंदा है इसको नाम देंगे बिजनेस लेवल, इधर जो बंदे होंगे उनको नाम देंगे फंक्शनल लेवल। हमें क्या समझना है? ओके, हम इसको भी सीईओ बोलते हैं, हम इसको भी सीईओ बोलते हैं, इसको भी जीएम बोलते हैं, इसको भी जीएम बोलते हैं। लेकिन यहां पर ये फंक्शनल मैनेजर को हम जीएम नहीं बोलते, ये स्पेशलिस्ट बोलते हैं, ये फंक्शनल स्पेशलिस्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है बड़ी? स्पेशलिस्ट। सबसे पहले आप तो इन दोनों के कंटेक्स्ट में, जब ये दोनों का नाम सीईओ है, जीएम है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है वैसे? तो याद रखना, ओके, अगर मेरा काम कॉर्पोरेट लेवल के स्ट्रैटेजीज को डिवाइड करके कॉन्क्रीट स्ट्रैटेजी बनाना है फॉर बिजनेस, मैं क्या वर्डिंग यूज कर रहा हूं, सुनो मेरी बात, कॉर्पोरेट लेवल की स्ट्रैटेजीज को कन्वर्ट करने करके कॉन्क्रीट स्ट्रैटेजीज बनाना है फॉर बिजनेस, मैं हूं बिजनेस लेवल। इंडिविजुअल बिजनेस के लिए जब मुझे स्ट्रैटेजीज बनानी है, किसके लिए स्ट्रैटेजी बनानी है? इंडिविजुअल बिजनेस के लिए जब मुझे स्ट्रैटेजीज बनानी है, और स्ट्रैटेजीज कौन सी दी हुई है? कॉर्पोरेट लेवल ने। जब वो स्ट्रैटेजीज लेता हूं और मैं उसको कन्वर्ट करता हूं, मैं जब उसको कन्वर्ट करता हूं कॉन्क्रीट स्ट्रैटेजीज में, कॉन्क्रीट स्ट्रैटेजी, लेकिन किसके लिए? बिजनेस के लिए, इसको हम बोलते हैं बिजनेस लेवल मैनेजमेंट। तो सर कॉर्पोरेट मैनेजर क्या करता है? कॉर्पोरेट लेवल मैनेजमेंट क्या करता है? ये कॉर्पोरेट लेवल मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज बनाता है। कौन से लेवल पे? कॉर्पोरेट लेवल पे। ओके, ये कन्वर्जन नहीं करता, कन्वर्जन नहीं करता, ये अक्रॉस बिजनेस बनाता है, अक्रॉस बिजनेस बनाता है। क्या बनाता है? अक्रॉस बिजनेस। अक्रॉस बिजनेस इज नथिंग बट ए कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर। सर ये फंक्शनल स्पेशलिस्ट क्या करता है? ये प्रोडक्शन या एचआर या अकाउंट्स? अरे भाई साहब, मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज ध्यान रख लेना। मैं रियलिस्टिक स्ट्रैटेजी कौन बनाता है? रियलिस्टिक स्ट्रैटेजी कौन बनाता है? अगर कभी भी क्वेश्चन आया रियलिस्टिक स्ट्रैटेजी कौन बनाता है, तो आपको तीनों लिखना है, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल, फंक्शनल लेवल, ये तीनों बनाते हैं रियलिस्टिक स्ट्रैटेजी। हाँ, रियलिस्टिक स्ट्रैटेजी तीनों बनाते हैं, लेकिन इनको तीनों को रियलिस्टिक स्ट्रैटेजी बनाने के लिए इंफॉर्मेशन जो लगती है वो देता कौन है? वो देता है फंक्शनल लेवल मैनेजर, क्योंकि फंक्शनल लेवल मैनेजर क्लोज टू कस्टमर होता है, क्लोज टू एम्प्लॉय होता है, वो डे टू डे में काम करता है, वो डे टू डे एक्टिविटी करता है, तो उसको सारी चीजें पता होती है, इन एंड आउट पता होता है, और वो एग्जैक्टली डेटा दे पाएगा कि भाई यार ये हासिल हो सकता है या नहीं हो सकता। तो मैं आपको ये बता रहा हूं, कॉन्क्रीट स्ट्रैटेजी, रियलिस्टिक स्ट्रैटेजी कौन बनाता है? ऑल थ्री। लेकिन ये रियलिस्टिक स्ट्रैटेजी में, कॉन्क्रीट स्ट्रैटेजी में इंफॉर्मेशन जो लगेगी वो कौन देता है? वो देने वाला है फंक्शनल लेवल मैनेजर। सबसे इंपॉर्टेंट रोल फंक्शनल लेवल मैनेजर करता है प्ले।
मैं आपको बता रहा हूं कॉर्पोरेट लेवल बिजनेस लेवल स्टडीज बना देते हैं, हासिल करने के लिए जिम्मेदारी किसकी है? फंक्शनल लेवल की। फंक्शनल लेवल मैनेजर्स उस लेवल पे काम करते हैं और इसलिए ध्यान रखना होगा। ओके अब आपको याद रखना है अगले 3 पेज में हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, अगले 3 पेज में इन तीनों के रोल डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें कॉर्पोरेट लेवल के रोल में 1 से लेकर आप 8 पॉइंट बना सकते हो, लेकिन बिजनेस लेवल में और फंक्शनल लेवल में पॉइंटर नहीं बना सकते। ओके लेकिन आपको पैराग्राफ वाइज याद रखना पड़ेगा और अगर क्वेश्चन आया तो लिखना पड़ेगा, लेकिन टेक्निकली जैन 25 में ये क्वेश्चन आ चुका है, जैन 25 में ये क्वेश्चन जा चुका है। रोल ऑफ ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या क्या था तो हमने बता दिया है। रोहन भाई, तोड़ भाई, इधर पॉइंट क्लियर? सब लोग इधर क्लियर है क्या रे? अरे हाँ या ना? ओके तो बात करते हैं पहले। ओके पहले इधर से आप आराम से मेरे साथ मार्किंग बरोबर करिए। पेज 1.16 पे हूँ, पहली लाइन, जनरल मैनेजर्स आर फाउंड, जनरल मैनेजर्स आर फाउंड एट फर्स्ट 2 लेवल बट देयर स्ट्रेटेजिक रोल्स डिफर डिपेंडिंग ऑन स्फीयर ऑफ रिस्पांसिबिलिटी। ये समझा क्या? यानी कौन से लेवल पे जनरल मैनेजर है? पहले 2 लेवल पे, 2 लेवल पे जनरल मैनेजर है और लेकिन उसकी रिस्पांसिबिलिटी अलग अलग रहेगी। ए ऑर्गेनाइजेशन, an organization is divided into number of segments that work together to bring particular product or service in the market. If company provides several or different kind of products or service, it often duplicates these functions and creates, अरे ये छोड़ दो एक बार, ये वाला इग्नोर अभी। सर ये किधर जाएगा? चैप्टर 5 एसबीयू, एसबीयू में आऊंगा तो मैं बताऊंगा। ये जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया ना टाटा ग्रुप का, ये एसबीयू स्ट्रक्चर है। एसबीयू का फुल फॉर्म होता है स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। और ये सर कौन से स्ट्रक्चर से डिफर हो सकता है? डिविजनल स्ट्रक्चर, मल्टी डिविजनल स्ट्रक्चर, फंक्शनल स्ट्रक्चर, सिंपल स्ट्रक्चर, ऐसे स्ट्रक्चर रहेंगे। ओके आई होप ये क्लियर है बड़ी। ओके तो ये एसबीयू को ये देखिए, अब यहां से चालू होता है आपका पहला क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट। कॉर्पोरेट लेवल मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ सीईओ, ओके एंड अदर सीनियर एग्जीक्यूटिव, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड कॉर्पोरेट स्टाफ। These individual participate in strategic decision making within the organization. The role of, ये रोल इधर से रटिए। The role of corporate level manager is क्या? पहला पॉइंट, oversee the development of strategy for whole organization. For whole organization. Second, this role includes defining mission and goals of organization, determining what business it should be, allocating resources among different business, formulating, implementing strategy that span individual business, and providing leadership for organization as a whole. एंड और एक याद रखना, इसके अंदर आएगा लिंक वाला आंसर जो नीचे लिखा हुआ है, लिंक वाला आंसर यहां पर आपको मिलेगा लिंक। ओके दे आल्सो फोकस ऑन लिंक बिटवीन, नीचे वाले रेड में लिखा है कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर प्रोवाइड लिंक बिटवीन पीपल हु ओवरसी द स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट ऑफ फर्म एंड हु ओन्स इट। तो सर कितने पॉइंट है सर? ये 8 पॉइंट है। मैं 8 पॉइंट इधर लिख ले रहा हूं ताकि आपको पॉइंटर फॉर्म में आंसर याद रहे। सर पॉइंटर फॉर्म में आंसर क्या है? पहला पॉइंट सर क्या करता है? सबसे पहले ओवरसी करता है सर, क्या? डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेटजी। सेकंड क्या करता है? मिशन एंड गोल्स बनाता है सर, किसके लिए? ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सर क्या करते हैं? बिजनेस कौन सा होना है? डिटरमाइनिंग बिजनेस, डिटरमाइनिंग कौन सा बिजनेस में जाना है, स्टील के बिजनेस में, सॉफ्टवेयर के बिजनेस में, या कौन से बिजनेस में, ये लोग बताएंगे। डिटरमाइनिंग बिजनेस के साथ में एलोकेटिंग रिसोर्सेज, एलोकेटिंग रिसोर्सेज, गड़बड़ मत करना। मैंने आपको जब एलोकेटिंग रिसोर्सेज बोला हुआ है तो ध्यान रखना। एलोकेटिंग रिसोर्सेज ये लोग बताएंगे। सर फॉर्मुलेटिंग स्ट्रेटजी ये बनाएंगे, इंप्लीमेंटिंग स्ट्रेटजी ये करेंगे। फॉर्मुलेटिंग स्ट्रेटजी, इंप्लीमेंटिंग स्ट्रेटजी फॉर बिजनेस, इंडिविजुअल बिजनेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट लीडरशिप ये देंगे। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट ओके याद रखिए, दैट विल बी लिंक बिटवीन शेयर होल्डर एंड ओके मैनेजमेंट, जो भी रहेगा ये 8 पॉइंट रहेंगे। अगर मैंने आपको कभी भी पूछा रोल ऑफ कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर बताइए, ओके प्लीज मेक इट श्योर ये 8 रोल आपको ध्यान में रखने हैं। ये 8 रोल इधर लिखे हुए थियरी वाइज। मैं आपको एक चीज क्लियरली याद दिलाता हूं, अगर मैंने बोला हो हु किसमें बेस, क्या क्वेश्चन सुनो, ओके आउट ऑफ द फॉलोइंग विच डिसाइड द बेसिस फॉर एलोकेटिंग रिसोर्सेज, विजन, मिशन, गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स। Out of the following which decide on the allocating basis for allocating resources, vision, mission, goals and objectives, goals और objectives चारों दिए मैंने। क्या था? mission. Which level of management okay decide the allocation of resources, corporate level, business level, functional level और all corporate level। okay समझ में आया? okay ये दिमाग में रखना। allocating resources, mission बना था कंपनी के लिए, मिशन बनता है।
ओके, अब गड़बड़ मत करना, सब में बेसिस जो है वो क्लियर रखना जो मैंने आपको बताया। तो कॉर्पोरेट लेवल मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट ये है, ये नवंबर 23 में भी एग्जाम में जा चुका है, आरटीपी में भी रह चुका है, बट नेवरदलेस ये कॉर्पोरेट लेवल मैनेजमेंट की कहानी मैंने आपको समझा दी। तो रोल ऑफ कॉर्पोरेट लेवल मैनेजमेंट लिख पाएंगे? बड़ी 8 पॉइंट है। इसके बाद ये है ना, ये फेकोलॉजी, फेंको। ओके, ये लिखना भी मत एग्जाम में। अदानी का लिखा हुआ, अदानी का कैसे है सर? ये अदानी की जगह मैंने कौन सा एग्जाम्पल दिया आपको? टाटा का। क्लियर है? तो ये मेरे टेक्निकल पॉइंट के लिए, ओके, यू कैन इग्नोर इट आउट। ओके, ये वाले पॉइंट पे तो सर बिजनेस लेवल मैनेजमेंट भी लिखा हुआ है ना, अरे वो आगे लिखा हुआ है, आगे जाएंगे, टेंशन मत ले। ओके, आगे वाले पॉइंट पे आइए। ओके, ये पॉइंट याद रखना। ओके, तो besides overseeing resource allocation, managing divestment, acquisition process, corporate level is also a link between this point. Corporate level management and particularly CEO can be viewed as guardians of the shareholder welfare. It is a responsibility to ensure that corporate and business strategies of the company are consistent with maximizing shareholder wealth. It is not it if they are not, the ultimately CEO is likely to be accountable by shareholder. तो शेयरहोल्डर किसको पकड़ेंगे? टाटा ग्रुप के हेड को या टाटा मोटर्स के हेड को? टाटा ग्रुप। कॉर्पोरेट लेवल का कॉन्सेप्ट है। एज ऑफ नाउ वी स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, अभी स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट के लिए समझ लो टाटा मोटर्स स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, टाटा कंसल्टेंसी स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट इज ए सेल्फ कंटेंट डिवीजन विद इन ओन फंक्शंस। ओके, यानी उसके खुद के फंक्शन है। अब यहां पर देखो, यहां पे हाईलाइट रखना जो रेड में ही है, द प्रिंसिपल जनरल मैनेजर एट बिजनेस लेवल, यानी कौन सा मैनेजर? बिजनेस लेवल मैनेजर। ये बिजनेस लेवल मैनेजर है, और जो बिजनेस लेवल मैनेजर इज द हेड ऑफ डिवीजन। तो इसके 3 नाम क्या है? कल मैंने बताए थे, कल नहीं परसों बताए थे मैंने 3 नाम, जनरल मैनेजर, बिजनेस लेवल मैनेजर और डिविजनल मैनेजर। समझा? सीईओ ऑफ डिवीजन, याद रखियो। अब ये देखो, ये तोड़ हाईलाइट रखो। द स्ट्रेटेजिक रोल ऑफ दिस मैनेजर इज टू ट्रांसलेट जनरल स्टेटमेंट्स ऑफ डायरेक्शन इंटेंट दैट कम फ्रॉम कॉर्पोरेट लेवल इनटू कॉन्क्रीट स्ट्रेटजी फॉर इंडिविजुअल बिजनेस। ये रटो, क्योंकि अगर क्वेश्चन जो अभी मई में जन में भी जा चुका है यही है। अगर मैंने बोला बिजनेस लेवल क्या करता है, ये करता है बिजनेस लेवल। तो बिजनेस लेवल का काम क्या है? जनरल स्टेटमेंट्स ऑफ इंटेंट एंड डायरेक्शन, जनरल स्टेटमेंट्स ऑफ इंटेंट एंड डायरेक्शन जो किससे आते हैं? कॉर्पोरेट से आते हैं। इनको कॉन्क्रीट स्ट्रेटजीज में बनाने का काम किसका है? बिजनेस लेवल मैनेजमेंट का, बिजनेस लेवल मैनेजमेंट का। Thus, where corporate level, okay, management are concerned with strategies that span for individual business, business level managers are concerned with strategies that are specific to particular business. एंड अगली कहानी है फंक्शनल लेवल मैनेजर। मैंने आपको जो बताई है, फंक्शनल लेवल मैनेजर कौन होते हैं? फंक्शनल लेवल मैनेजर आर फॉर स्पेसिफिक बिजनेस फंक्शंस और ऑपरेशंस, ह्यूमन रिसोर्स, परचेजिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, कस्टमर सर्विस, सो ऑन, दैट कंस्टिट्यूट ए कंपनी और वन ऑफ इट्स डिवीजन। Thus, a functional manager's sphere of responsibility is generally confined to one organizational activity, whereas general manager oversee the operation of whole division. ये लाइन बहुत मैटर कर रही है अगर आपको समझ में आ रही है तो। क्या है ये लाइन का मतलब? क्या रहेगा ये लाइन का मतलब? जनरल फंक्शनल मैनेजर स्पीयर ऑफ रिस्पांसिबिलिटी इज जनरल कन्फाइंड टू वन ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी, वेयर जनरल मैनेजर ओवरसी द ऑपरेशन ऑफ होल कंपनी और डिवीजन। समझ में आया? ओके, यानी टाटा मोटर्स का जो हेड होगा वो पूरा मोटर्स, प्रोडक्शन है, अकाउंट्स है, एचआर सबके लिए रिस्पांसिबल है, लेकिन प्रोडक्शन हेड इज रिस्पांसिबल ओनली फॉर प्रोडक्शन। उसका स्पीयर स्कोप। Although they are not responsible for overall performance of organization, functional manager nevertheless have a major strategic role to develop functional strategies in their area that helps fulfill the strategic objectives set by business and corporate level manager. यहां से वापस और एक पॉइंट, functional manager provides most information that makes it possible for business and corporate level manager to formulate realistic strategy and attainable strategy. Okay, मेरा क्वेश्चन एकदम सिंपल है, who formulate realistic and attainable strategy? Who formulate realistic and attainable strategy? Okay, all levels, गड़बड़ मत करना। Who formulate realistic and attainable strategy? All level. Who give information to formulate realistic and attainable strategy is functional level. आप पढ़ो उस लाइन को, वापस पढ़ो। फंक्शनल मैनेजर प्रोवाइड मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट मेक्स इट पॉसिबल फॉर बिजनेस एंड कॉर्पोरेट लेवल टू फॉर्मुलेट। समझा क्या? तो आप फॉर्मुलेट कौन कर पा रहा है? मेरा क्वेश्चन है फॉर्मुलेट कौन कर रहा है? ऑल लेवल्स। फॉर्मुलेट कौन कर रहा है? ऑल लेवल्स। लेकिन इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है बड़ी? फंक्शनल लेवल। इंडीड बिकॉज दे आर क्लोजर। क्यों ये दे पा रहे? बिकॉज ये क्लोजर किसके साथ में है? कस्टमर। एवरीबॉडी क्लियर? लेकिन याद रखना, अगर एम्प्लॉय की बात करेंगे, एचआर की बात करेंगे, दे आर क्लोज टू कस्टमर और एम्प्लॉइज। आपको क्वेश्चन क्या आएगा उसके हिसाब से लिखना होगा, कस्टमाइज आंसर।
कस्टमाइज, केस टू केस चेंज। अच्छा मेरे को बताओ, एचआर हेड भी तो आपका, सुनो, एचआर हेड भी तो आपका फंक्शनल लेवल मैनेजर है। तो क्या एचआर हेड रियलिस्टिक इंफॉर्मेशन बनाने में मदद करेगा, रियलिस्टिक इंफॉर्मेशन देगा? यस। क्यों? क्योंकि ही इज वेरी क्लोज टू कस्टमर। लिख दिया तो गड़बड़ हो जाएगा, एम्प्लॉय, ही इज वेरी क्लोज टू एम्प्लॉय। Functional manager themselves may generate important ideas that subsequently may become a major strategies of company. Thus, it is important for general manager to listen closely to the ideas of their functional manager. यानी मेरे को बताओ, क्या कॉर्पोरेट लेवल और बिजनेस लेवल ने जब कोई डिसीजन लेना है, क्या फंक्शनल लेवल को इन्वॉल्व करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली वही सबसे तोड़ आइडिया देंगे जो आगे की भविष्य की तोड़ स्ट्रेटजी बन सकती है। एंड इक्वली ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ओके सर, ये पॉइंट आपको दिया हुआ है, ठीक है, दैट्स इट। ओके, अच्छा ये एक लाइन पढ़ के खत्म कर लो। ओके 1.19 पे आइए, विच इज बेटर, टॉप डाउन और बॉटम अप? डिस्कस कर चुके हैं अपन आज के स्टार्टिंग के लेक्चर में, याद है ना? बॉटम अप, टॉप डाउन, कौन सा था? शेयर्ड विजन, विजन शेयर्ड। किधर वाला पॉइंट है? ये वाले अगले पेज में आपको मिलेगा। क्लियर बड़ी? मेरे को बताओ, सिर्फ फंक्शनल मैनेजर के लिए आया तो क्वेश्चन जो फंक्शनल मैनेजर है, अपन कल क्वेश्चन बैंक देखेंगे, उस टाइम पे मैं आपको बताऊंगा। ओके, अगर क्वेश्चन सेल्स वाले बंदे का आया तो दे आर क्लोज टू कस्टमर, परचेज वाले का बंदा आया तो दे आर क्लोज टू वेंडर्स, एचआर का बंदा आया तो दे आर क्लोज टू एम्प्लॉइज। आपको केस टू केस आंसर चेंज करना पड़ेगा। ये आंसर पैराग्राफ रटोगे लेकिन इसके अंदर वो मसाला ये ही रहेगा, ऐसा नहीं है। ये क्लोज टू कस्टमर चेंज हो सकता है। आपका कौन सा फंक्शनल मैनेजर है उसके ऊपर देखना पड़ेगा। इज दैट पॉइंट क्लियर? ये वाले कॉन्टेक्स्ट में अपन फोकस कर रहे हैं मालिक। तो भारत माता की जय। तो टेक्निकली यहाँ पर है, कल अपन ये वाला पोर्शन क्लोज करेंगे। थोड़ा सा चैप्टर 5 का जिक्र मैं इसके साथ में करूंगा, ये चैप्टर 5 के साथ थोड़ा सा मर्जिंग करूंगा, ये वाले कॉन्सेप्ट को क्लोज करेंगे एंड कल क्वेश्चन बैंक क्लोज करेंगे। तो कल का टारगेट ये कॉन्सेप्ट एंड चैप्टर 1 का क्वेश्चन बैंक। तो चैप्टर 1 का क्वेश्चन बैंक नया वाला क्वेश्चन बैंक रहेगा जो May 25 के मॉड्यूल के बेस पे अपन ने निकाला हुआ है। तो उन दोनों को अपन कल कॉन्सेप्चुअली क्लोज कर लेंगे। इज दैट पॉइंट क्लियर? तो कल सुबह मिलेंगे। कल क्वेश्चन बैंक की बुक लेके आना, वॉल्यूम 2 लेके आना, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 ये दोनों लगेंगे। ओके एंड जो कंपाइलर वगैरह रहेंगे तो वो अपन, जैसे मैंने आपको बताया, 10 मई के बाद, 10 अप्रैल के बाद जो भी टाइम रहेगा उस टाइम पे कंपाइलर मैं आपके साथ फटाफट गो थ्रू करवा लूंगा। ठीक है बड़ी?